हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं निखिल गोयल आप सभी के लिए एक बार फिर से सरमेन इंजीनियरिंग के लेक्चर्स लाया हूँ। दिस इज लेक्चर नंबर 13। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद है कि आज से पहले आप लोगों को 12 लेक्चर अच्छे से समझ आए होंगे। उन लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस भी कराए हैं, थ्योरी भी पढ़ाई है और वो कंटेंट दिया है जो जनरली मैं अपने पेड वाले बच्चों को देता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने मेरे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 12 तक आप देखते रहिए। इसी तरह मुझसे यूट्यूब पर पढ़ते रहिए। और हाँ, ऐसे ही कंटेंट अगर आप लोगों को चाहिए है तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं अपना प्लस कोर्स लॉन्च कर चुका हूँ। तो मेरे प्लस कोर्स से जुड़ने के लिए आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं। ये कोड आपको डायरेक्टली मेरी फैमिली तक जोड़ देगा, दैट इज एनजी लाइफ। इस कोड को जब आप अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को 10% का डिस्काउंट भी मिलता है, जिससे ये अश्योरिटी हो जाती है कि आप उनसे जुड़ चुके हैं, प्लस आपको कुछ गिफ्ट दिया जाता है हमारी तरफ से 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लस कोर्स में आपको बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं। रोज लाइव क्लास होता है, लाइव डाउट सेशन होता है, आप लोगों को हर लेक्चर का नोट्स मिलता है, फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है और वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन दैट इज प्रोवाइडेड इन द प्लस कोर्स। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और बताऊंगा कि अगर आपका कोई फ्रेंड अनअकैडमी पर जुड़ना चाहता है, टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहता है, तो ये कोड अप्लाई कर सकता है। इस कोड को अगर वो भी अप्लाई करते हैं तो उनको भी 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वो एग्जाम की लिस्ट है जिस जिस एग्जाम में ये कोड अप्लाई किया जा सकता है। 32 प्लस कैटेगरीज, 32 कैटेगरीज के आसपास अनअकैडमी पर तैयारी होती है, तो आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप पेमेंट करते हैं ना, जब आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ आपको एक जगह मिलती है हैव अ रेफरल कोड की। जैसे ही आप यहाँ पे एक रेफरल कोड अप्लाई करेंगे एनजी लाइफ, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 साल की कॉस्ट आपकी इतनी और 2 साल की कॉस्ट आपकी इतनी पड़ती है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, बिकॉज वो जरूरी है हमारे लिए। इसी तरह मुझसे पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए मेरे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक चीज और, वीडियो पसंद आए ना तो लाइक जरूर करना, शेयर भी करना दोस्तों तक अगर करना चाहो तो, क्योंकि ये कंटेंट मैं जनरली पेड में देता हूँ, फ्री में नहीं आता ये यूट्यूब पर। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट यूट्यूब। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। उसकी बात करता हूँ, 1 मिनट का सब्र करिए, 1 मिनट का सब्र करिए। अभी मैं कर्व्स की बात करता हूँ, सबको पता है कि कर्व क्या होता है। कर्व की बात करते हैं तो एवरीबॉडी नोज दैट कर्व क्या होता है। सपोज मैं एक रोड का एग्जांपल लेता हूँ, तो अगर मैं हाईवे इंजीनियरिंग में कर्व की बात करता हूँ तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे पता है कि सपोज मेरे को इस रोड से इस रोड पर आना है, तो आई कैन नॉट कम विद दिस डायरेक्शन, बिकॉज अगर मैं अपने व्हीकल को ऐसे लाता हूँ और इस रोड पे जाना चाहता हूँ तो मैं इस डायरेक्शन में ऐसे नहीं आ सकता। यहाँ इस पॉइंट पे मेरे व्हीकल को बहुत ज्यादा डैमेज होगा। गॉट इट? तो मैं क्या करता हूँ, इस रोड से इस रोड पर आने में मैं एक कर्व का सहारा लेता हूँ और वो कर्व कुछ इस तरीके से चलता है। सो ये कर्व की अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं ये चीज तो कह सकता हूँ कि ये कर्व की अगर मैं बात करूँ तो कर्व मुझे क्या दिख रहा है, कर्व की सिग्निफिकेंस क्या है। यहाँ पर मैं कहूंगा स्मूथ फ्लो ऑफ द ट्रैफिक, स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक, यहाँ पर कर्व की यही सिग्निफिकेंस है। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं बोलना चाहूँ यहाँ पर, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि कर्व हम लोग कब प्रोवाइड करते हैं। सपोज मैंने कहा मेरी ये सीधी रोड चल रही है बट देयर इज अ बिल्डिंग और टेम्पल और एनीथिंग एल्स जो हम तोड़ नहीं सकते किसी भी हालत, क्योंकि आपको पता है हमारे भारत के अंदर किसी का घर टूटे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मंदिर या मस्जिद की दीवार टूट जाए तो बवाल मच जाता है। अभी बात आती है यहाँ पर कि हम लोगों को करना क्या होगा। इस रोड को भी खत्म नहीं कर सकते हम लोग, इंजीनियर है, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो क्या करेंगे, हम इस रोड को यहाँ से मोड़ के और सीधा कर देंगे। हम इस रोड को यहाँ से मोड़ के और सीधा कर देंगे, तो इस तरह के पोर्शन को हम लोग कहते हैं कर्व। तो कर्व यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस शो कर रहे हैं, यहाँ पर कर्व अपनी सिग्निफिकेंस शो कर रहे हैं
कि बैरियर के रास्ते से हट रहा है और एक नया रास्ता बना रहा है। आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो अभी आपको सबको पता है कर्म क्या होता है, ठीक है। मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आता हूं यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ कर्म क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ कर्म आपके कितने तरीके के होते हैं, फिर अपने कोर्स में क्या है और हमें क्या पढ़ना है। दो तरीके के जनरली आपके कर्म होते हैं। वन इज नोन टू बी एज द हॉरिजॉन्टल कर्व, वन इज नोन टू बी एज द हॉरिजॉन्टल कर्व, गॉट इट, एंड द अनदर वन इज नोन टू बी एज द वर्टिकल कर्व, गॉट इट। अभी समझकर चलिएगा हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है। हॉरिजॉन्टल कर्व की मैं बात करना चाहूँ यहाँ से, तो वो कर्व जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलता है, मतलब सेम सरफेस ऑफ द रोड, सेम लेवल पर चलता है, दैट इज नोन टू बी एज द हॉरिजॉन्टल कर्व। तो एक ही पॉइंट याद रखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द कर्व, इट इज डिफाइंड एज द कर्व having only one level of grade, only one grade of road. What do you mean by the grade of road? मतलब उसका एक ही लेवल है। अगर वो इस प्लेन में चल रही है तो रोड, ठीक है। चल अभी बात आती है यहाँ पर, what do you mean by the vertical curve? It is defined as that curve. It is defined as that curve which is having more than one grade, which is having more than one grade. मतलब ये वो कर्व है जिसके अंदर आप लोगों का एक से ज्यादा ग्रेड आ सकता है। मतलब समझने का प्रयास करिएगा। सपोज मैंने कहा कि आप लोग इधर चल रहे हो और आपको यहाँ जाना है, इधर चलते चलते आप ऐसे फ्लाईओवर चढ़ते हो, फ्लाईओवर चढ़ के आप एक अलग लेवल की तरफ जाते हो, ठीक है। फ्लाईओवर चढ़कर आप एक अलग लेवल की तरफ, सब कुछ तो सही आ रहा है मेरी तरफ से, तो सब कुछ होके चल रहा है। हेलो हेलो, मेरी तरफ से सब कुछ होके चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो हेलो हेलो, ओके। तो मैंने कहा मोर देन वन ग्रेड, जब आप फ्लाईओवर की तरफ चलते हो या किसी आप वैली में जाते हो, मतलब जैसे आप देखेंगे कई बार ढलान में जाके गाड़ी ऊपर चढ़ती है, तो समिट और वैली कर्व आप लोग इसको नाम दे सकते हो। अभी लेडीज एंड जेंटलमैन समझना, यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। मैंने कहा एक एग्जांपल देता हूँ कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्व तुम्हें समझ आ चुका है। मैंने कहा एक रोड आपकी ऐसे है, एक रोड आपकी ऐसे है और एक रोड आपकी ऐसे है। एग्जांपल को समझने का प्रयास करना। एक रोड है ये, दूसरी रोड है ये। इस रोड से इस रोड पर तुम्हें आना है, इस रोड से इस रोड पर तुम्हें आना है। तुम क्या कर रहे हो, तुम पूरा घूम के, मतलब इस रोड से इस रोड पे आ रहे हो तो तुम पूरा घूम के ऐसे आ रहे हो, पूरा घूम के ऐसे आ रहे हो सर, पूरा घूम के ऐसे आ रहे हो। तो ये कौन सी कैटेगरी में आप लोगों का कर्व आएगा? इसमें ना तो आपका समिट आ रहा, ना तो आपका वैली आ रहा, ना तो आप ऐसे चल रहे, ना तो आप ऐसे चल रहे, ऐसे घूम के जा रहे हो। तो ये कौन सी कैटेगरी में आपका कर्व आएगा? हॉरिजॉन्टल में आएगा कि वर्टिकल में आएगा? थोड़ा सोचेंगे, जैसा कि मैंने बताया। Horizontal, how can you say that? I have already told you, वर्टिकल कर्व का मतलब होता है कि आपको ग्रेड चेंज करना है। बस आप एक लेवल पर चल रहे थे, आप दूसरे लेवल पर आ रहे हो, एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड पर आ रहे हो, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ हाइट, तो यू कैन से दैट यू आर चेंजिंग द ग्रेड। हेंस लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज ऑलवेज सेड टू बी एज द वर्टिकल कर्व। गॉट इट ना? तो आई एम नॉट राइटिंग इट ऑन द स्क्रीन, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। गॉट इट? तो जहां पर भी ग्रेड का चेंज होगा वहां वर्टिकल आए, ग्रेड सेम है हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, ठीक है। अभी बात आती है यहां से, इसमें भी पॉइंट्स बनते हैं आप लोगों के कि मैं आपको इस सेशन के अंदर, इन द टुडे सेशन और इन द सर्वेइंग सिलेबस, देयर इज ओनली एंड ओनली द हॉरिजॉन्टल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व आप लोगों के सिलेबस के अंदर है और मैं आज आपको हॉरिजॉन्टल कर्व ही पढ़ाऊंगा। उसके पहले मेरी बात करूं तो आप लोगों का ये जो हॉरिजॉन्टल कर्व है ना, इसके भी टाइप्स होते हैं। कैसे? हॉरिजॉन्टल कर्व की अगर मैं बात करना चाहूं तो इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपके पास आता है प्यारे दोस्तों सिंपल कर्व, उसके बाद आपके पास आता है कंपाउंड कर्व, उसके बाद आपके पास आता है रिवर्स कर्व,
उसके बाद आपके पास आता है कॉम्पोजिट कर्व या कंबाइंड कर्व, उसके बाद आपके पास आता है यहां पर दैट इज नोन टू बी एज अ ट्रांजिशन कर्व, एंड द सिक्स्थ वन इज नोन टू बी एज द, ये कोई कर्व नहीं है स्पाइरल कर्व, ये कोई कर्व नहीं है, दैट इज द शेप, नथिंग एल्स। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शेप, मैं शेप की बात नहीं कर रहा, मैं कर्व की बात कर रहा हूँ कि कर्व की टेक्निकली वो थिंग्स होती है जिनके कारण नाम रखे जाते हैं, तो उनकी हम चर्चा भी करेंगे। पंकज पाल, आप जो मुझे बता रहे हैं शेप का नाम है, कर्व नहीं है ये, शेप है ये। तो अभी लास्ट वन मेरे पास आता है दैट इज नोन टू बी एज द बैक ब्रोकन कर्व। तो ये 6 तरीके के मेरे पास हॉरिजॉन्टल कर्व आते हैं। मैं 6 के 6 को आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा इलेबोरेशन दूंगा कि ये क्या होते हैं, बट ओरिजिनली आपके कोर्स में कौन सा है, ओरिजिनली सिर्फ और सिर्फ आपके कोर्स में है सिंपल कर्व और आपके कोर्स में है ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन कि इन द टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डील विद ओनली द सिंपल कर्व, वी आर गोइंग टू डील विद ओनली द सिंपल कर्व। व्हाट अबाउट द ट्रांजिशन कर्व? ट्रांजिशन कर्व हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग में कंप्लीट करने वाले हैं। हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग अपनी ट्रांजिशन कर्व को कंप्लीट करेंगे, यहां नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आगे सिमिलरली अगर मैं बात करना चाहूं तो मेरे वर्टिकल कर्व 2 टाइप के होते हैं, मेरे वर्टिकल कर्व 2 टाइप के होते हैं। पहला कर्व इज नोन टू बी एज द समिट कर्व, पहला कर्व इज नोन टू बी एज द समिट कर्व, अनदर कर्व इज नोन टू बी एज द वैली कर्व, अनदर कर्व इज नोन टू बी एज द वैली कर्व। गॉट इट? नाउ हैव कंसंट्रेशन हियर। सपोज आप एक ग्रेड पर चल रहे हैं, आप इस रोड पर चल रहे हैं ऐसे और आप इस रोड पर चल के और आप ऊपर की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं ना, इस कर्व को नाम दिया जाता है समिट कर्व, मतलब आप अपने लेवल से ऊपर जाने का प्रयास करोगे, दैट इज नोन टू बी एज द समिट कर्व। तो ये नोट करके आप लिख सकते हैं इस तरीके को। तो मैंने एग्जांपल दिया था, आप नीचे वाली रोड से ऊपर आ रहे थे, तो वो भी एक तरह का समिट कर्व है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? when there is upgradation of the grade, या फिर मैं कहूंगा there is increase in level of grade, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। that curve is known to be as the summit curve. Similarly, जब आप नीचे जाने की कोशिश करोगे, मतलब आप लोग अपने ओरिजिनल लेवल से नीचे वाले लेवल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज नोन टू बी एज द वैली कर्व। तो मैंने क्या कहा? when there is डिक्रीमेंट इन। देखो आजकल टीसीएस पैटर्न है, तो ये टेक्निकली चीजें बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम टाइम पे आप लोगों का दिमाग नहीं चलता, जिसके कारण आप लोग इसको समझ नहीं पाते। तो इन चीजों का जरा गौर फरमाइएगा और इन चीजों पे ना गौर से चीजें लिखते रहिएगा दिमाग के अंदर, तो एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। when there is decrement in the grade, तो ये चीज आपको सोचकर चलनी है, समिट और वैली कर्व क्या होते हैं। चलिए मेजर थिंग पर आते हैं। अभी मैं ये भी लिखवा दूं आप लोगों को कि ये हम कहाँ पढ़ेंगे, ये हम हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ेंगे। तो हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर मैं आप लोगों को क्या क्या एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा? एक्स्ट्रा कुछ नहीं, मतलब यही पढ़ाऊंगा कर्व में, एक तो वर्टिकल कर्व और एक ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। सिंपल कर्व जो है वो आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बाकी उससे पहले मैं आप लोगों को हॉरिजॉन्टल कर्व की तरफ लाना चाहूंगा और एक एक करके सभी कर्व का इलैबोरेशन देता हूं। सबसे पहले आता है आपके पास सिंपल कर्व। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव कंसंट्रेशन हियर। व्हाट डू यू मीन बाय द सिंपल कर्व? सिंपल कर्व इज डिफाइंड एज, जब आपके पास एक कर्व है और ये कर्व को किसी ऑब्वियसली एवरी कर्व हैज अ सेंटर पॉइंट, एवरी कर्व हैज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कर्व के जो 2 रेडियस है वो दोनों रेडियस बिल्कुल इक्वल चलेंगे, यानी ये भी आर रहेगा, ये भी आर रहेगा। whenever it is having 2 equal radius, तो ये कहेंगे हम लोग when two extreme radius of the curve are equal, then it is said to be as the simple curve. Got it? कोई डाउट नहीं आना चाहिए। आगे की मेरी बात आती है यहां से लेडीज एंड जेंटलमैन, अगला मेरा कर्व था दैट इज गोइंग टू बी एज द कंपाउंड कर्व। उसके बारे में भी जरा क्लियर कर लेते हैं, 1 मिनट का सब्र करेंगे। अगला मेरा कर्व आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं कंपाउंड कर्व। अभी ये कंपाउंड कर्व क्या होता है? जब आप लोगों का ये कुछ इस तरीके का कर्व है, दैट इज टोटली द एसिमेट्रिकल कर्व।
हम इसको एक और नाम देते हैं, दैट इज नोन टू बी एज द सिमेट्रिकल कर्व, दैट इज नोन टू बी एज द सिमेट्रिकल कर्व। गॉट इट ना? क्योंकि हम इसको बिल्कुल इक्वल और एक जैसे पोर्शन में तोड़ सकते हैं। तो अभी मैंने कहा कि इस ओरिजिनल कर्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो यहां पर आप लोगों का R1 और R2 दैट इज नॉट इक्वल। तो मैंने क्या कहना है आप लोगों को, जब एक्सट्रीम रेडियस की बात करूंगा यहां पर, आप लोगों का एक्सट्रीम रेडियस कैसा है? अनइक्वल है। तो इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, लिख लो ये बात आप लोग, इट इज एसिमेट्रिकल कर्व, इट इज एसिमेट्रिकल कर्व। ये भी आप लोग याद रखना है। तीसरा मेरे पास कर्व आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या? रिवर्स कर्व। अभी एक बात को क्लियर करते हैं, रिवर्स कर्व क्या होता है। देखो, एज द नेम सजेस्ट, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, यानी एक कर्व का अगर मुंह ऐसे जा रहा है तो ठीक इसके साथ दूसरे कर्व का मुंह ऐसे जाएगा, यानी एक तरफ इधर है तो एक तरफ इधर है। इस तरह को समझ आ सकता है। अभी प्यारे दोस्तों ये दिया कहां जाता है पहले वो लिख लो आप लोग, उसके बाद हम उसकी तरफ आएंगे। इट इज प्रोवाइडेड जनरली इन केस ऑफ रेलवेज, इट इज प्रोवाइडेड इन रेलवेज। हाँ, आप लोग ध्यान देना, एक ट्रैक से जब दूसरी ट्रैक पर हमको आना होता है, मैं अभी एग्जांपल देता हूं, ये आप लोग जनरली रेलवेज में प्रोवाइड करते हो। जैसे आपकी दो ट्रैक थी ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, इस ट्रैक से जब आपको इस ट्रैक पर आना होता है तो आप इस तरह के कर्व का यूज करते हो ऐसे। अब तुम्हें समझ में आ चुका है कि मैं क्या बोल रहा था, ठीक है ना? तो इस तरह का कर्व हम कहाँ यूज करते हैं? रेलवे ट्रैक्स के केस में हम इसको यूज करते हैं। अभी बात आती है यहाँ पर, इसका दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। तुम्हें पता है ये एस की शेप में आ रहा है, ओरिजिनली एस की शेप में आ रहा है ना, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ये एग्जाम्पल पूछा जा सकता है इसलिए बता रहा हूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस कर्व। Now, what do you mean by the S? Sir, S is the shape. There is also one name of the S that is known to be as the serpentine. That is known to be as what? That is known to be as the serpentine curve. तो वो भी आप लोग याद रखना। S का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है serpentine curve। हम याद रखेंगे, जरूरी है। serpentine curve, समझ आ गया? अभी इसके बाद मेरी बात आती है, मेरे पास अगला कर्व कौन सा था? दैट इज नोन टू बी एज द कंबाइंड कर्व। तो चौथा कर्व कौन सा आ रहा था? कॉम्बाइंड कर्व। नाउ व्हाट इज द कॉम्बाइंड कर्व? बस एक ही लाइन लिखूंगा, समझ में आ जाएगा कि सिंपल कर्व और ट्रांजिशन कर्व का मिक्सचर होता है ये। सिंपल कर्व और ट्रांजिशन कर्व का जब आपस में मेल जोल करा जाता है, दैट इज नोन टू बी एज द कॉम्बाइंड कर्व। समझ आ गया? अभी ट्रांजिशन कर्व समझते हैं ये क्या होता है। Now, next curve is known to be as the transition curve. What is transition curve? Transition curve is that curve. Transition curve is that curve which connects the straight line to the curve. What I am saying here, just have a concentration. Which connects the straight line to the curve. Now, have concentration, that is important. अभी मैंने आप लोगों को कहा, suppose मैं example देता हूँ, पीछे वाली फिगर को ही देखो यार। एकदम से यहां पर सपोज आपकी गाड़ी चल रही है, यहां पर इस रोड पर गाड़ी चल रही है, या सपोज ऐसे गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी ऐसे चल रही है, तो ये गाड़ी को एकदम से आप सीधा सीधा लेकर आ रहे हो और इसको फिर कर्व पर लेकर जा रहे हो। बात को समझ रहे हो? मैं अगर आप लोगों को ये एग्जांपल ना दूं, मैंने कहा प्यारे दोस्तों थोड़ा सा और टेढ़ा एग्जांपल लो। रोड सपोज इस तरीके की थी, ये रोड अगर ऐसे है तो यार आप देखेंगे एट दिस पोर्शन, ये जूम जो कर रहा हूं मैं यहां पर, इस चीज को देखेंगे, एट दिस पोर्शन आपको एक इर्रेगुलरिटी फील होगी। जाहिर सी बात है, एट दिस पोर्शन आप लोगों को एक इर्रेगुलरिटी फील होगी, है ना? तो अभी इस इर्रेगुलरिटी को हम दूर कैसे करते हैं, वो चीज आप लोगों को क्लियर करनी है। 1 मिनट का सबर करेंगे बस। चलो, अभी इस इर्रेगुलरिटी को मैं कैसे दूर कर सकता हूं? मैंने कहा सपोज दिस इज योर कर्व एंड दिस इज योर स्ट्रेट रोड। यू कैन से दैट कि एक ऐसा कर्व जो स्ट्रेट रोड से होता हुआ, मतलब अपनी शेप को स्ट्रेट से कर्व की तरफ चेंज कर रहा हो, स्ट्रेट रोड को जो कर्व से जोड़ता है, उस कर्व को, जो ये येलो कर्व है ना, उसको बोला जाता है ट्रांजिशन कर्व। नाम को समझो, नाम का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने को कहते हैं ट्रांजिशन। एंड द कर्व विच इज कमिंग फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन
टू एनी कर्व दैट इज नोन टू बी एज अ ट्रांजिशन कर्व। गॉट इट? अब एक दो पॉइंट लिखवा देता हूँ, सिविल इंजीनियर है, हाईवे भी पढ़नी है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए पॉइंट लिख लो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट आता है इट इज प्रोवाइडेड बाय, इट इज प्रोवाइडेड ड्यू टू, इट इज प्रोवाइडेड फॉर द कंफर्ट जोन ऑफ द पैसेंजर्स, मतलब पैसेंजर्स को कंफर्टली फील हो, इसीलिए हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं, वरना एकदम गाड़ी मुड़ेगी तो झटका लगेगा। ठीक है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, इट एंश्योर्स कंप्लीट प्रोविजन ऑफ सुपर एलिवेशन इफ रिक्वायर्ड। मतलब आप लोग जो सुपर एलिवेशन देना चाहते हो वो कंप्लीटली दे चुके हो, ट्रांजिशन कर्व के एंड तक आपका सुपर एलिवेशन जितना भी देना है वो आ जाना चाहिए। ठीक है। इट एंश्योर्स कंप्लीट प्रोविजन ऑफ द सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन पता है ना आप लोगों को क्या होता है, बेसिक टर्म है। इट कंप्लीट प्रोविजन ऑफ द सुपर एलिवेशन, ये भी ठीक है। इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कर्व, इट रिड्यूसेस द, लिख लो, इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ जर्क, मतलब आप लोगों को झटके नहीं लगते। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मेरी बात को चौथा समझना, टेक्निकली पॉइंट है। आपको पता है आपकी स्ट्रेट रोड है और स्ट्रेट रोड का टोटल रेडियस कितना होता है, दैट इज नोन टू बी एज इंफिनिटी। बट इफ यू आर हैविंग द कर्व रोड देन इट इज हैविंग सम रेडियस। यस, लेट इट विद r, r is equal to r. I can say that कि this curve joining the r is equal to infinity to r is equal to r, यानी ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आप लोगों का कि ये जो कर्व है ये इन्फिनिटी रेडियस से किसी पर्टिकुलर रेडियस को ज्वाइन करता है, इसीलिए हम इसको ट्रांजिशन कर्व का नाम देते हैं। ठीक है। एंड द लास्ट वन कर्व, आई थिंक सो 5 हो गए कि 4 हो गए, 5 हो गए। लास्ट कर्व इज नोन टू बी एज व्हाट, लास्ट वन इज नोन टू बी एज द बैक ब्रोकन कर्व। ठीक है। अभी देखो तुम्हें ना शेप से समझ में आ जाएगा सब कुछ। बैक ब्रोकन कर्व की मैं बात करना चाहूं तो एक कर्व आया, बीच में स्ट्रेट रोड से ज्वाइन हुआ, फिर एक कर्व आया। ये क्या है, ये दो तो आप लोगों की कर्व है, लेट इट बी C1, लेट इट बी C2 एंड दिस इज S। व्हाट इज C1 C2? C1 एंड C2 आर द कर्व पोर्शन एंड S इज द स्ट्रेट पोर्शन। S क्या है, S आप लोगों का स्ट्रेट पोर्शन है। ठीक है। अब बात आती है, तुम लोगों ने शायद इसके बारे में पहले नहीं सुन रखा था, दैट इज इंपॉर्टेंट, और मैं आपको प्रैक्टिकली इसका दिखाता हूं। कोई दिल्ली में रहता हो तो जीटी के बाईपास सबने सुना होगा। जीटी के बाईपास पे क्लोवर लीफ बनी हुई है। क्लोवर लीफ में आप लोगों का ये वाला कर्व दे रखा है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर ये चीज लिखवाना चाहूंगा। क्लोवर लीफ पता है आपको क्या होती है? क्लोवर लीफ आपको पता है क्या होती है? जैसे मैं आपको बताऊं, एक ग्रेड है, ये दूसरा ग्रेड है, एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड पर आप आ रहे हो, एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड पर घूम के आ रहे हो ना, घूम कर आ रहे हो ना, इसी घूम कर आने को तुम कहते हो क्लोवर लीफ। ठीक है। बस इसको कहते हैं क्लोवर लीफ। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहना चाहूंगा, इन केस ऑफ क्लोवर लीफ जनरली वी प्रोवाइड दिस, जनरली हम लोग इसको देते हैं। ठीक है। जनरली वी प्रोवाइड दिस, बट वी ट्राई नॉट टू प्रोवाइड इट। हाँ, हम लोग इसको देने का सोचते नहीं है और कोशिश करते हैं ना देना पड़े। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ये गाड़ी अगर कर्व में है तो एकदम से सीधी होती है, तो देयर कैन बी द डिस्कम्फर्ट टू द पैसेंजर्स, और चलाने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। मतलब हाँ, ऑब्वियसली वर्टिकल में ही होगा ये क्लोवर लीफ ना वर्टिकल में ही आता है, हॉरिजॉन्टल में नहीं आता कभी भी। ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई है क्या है? अभी ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद मेरी बात आती है कि हमारे कोर्स में तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल कर्व है, हमारे कोर्स में तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल कर्व है। ठीक है। अभी मेरी बात को क्लियर करना जो भी बोल रहा हूँ, सर अलग अलग ग्रेड है तो वर्टिकल कर्व होगा, ऑब्वियसली हमेशा। ठीक है भाई, मैं एक बात आपको बता दूं, जिसके भी जो भी डाउट्स हैं प्लीज भेज देना, और जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक तो पढ़ाता हूँ, इसके कंप्लीट होने के बाद आप सभी के डाउट सॉल्व कर दूंगा। तो जैसे मेरे पास अभी यश राजकुमार और दिशांत मंगला ने भेज रखे हैं एक डाउट, सो आई विल बी गोइंग टू सॉल्व ऑल द डाउट्स एट द लास्ट ऑफ दिस सेशन। ऑलराइट, तो आप लोग भेज के रखो, लास्ट में सॉल्व कर दूंगा।
सिंपल कर्व की बात करते हैं तो हमें सिंपल कर्व की सबसे पहले एनालिसिस करनी होती है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द एनालिसिस? एनालिसिस मींस लेडीज एंड जेंटलमैन, सिंपल कर्व में क्या क्या पोर्शन की कितनी कितनी लेंथ, कितनी कितनी वैल्यू होती है, कैसे हम उसको निकालते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं. सपोज आई एम सेइंग दैट कि दिस इज योर सिंपल कर्व. सपोज आई एम सेइंग दैट दिस इज योर सिंपल कर्व. एक एक चीज को समझना अच्छा लगे, ठीक है. एंड द सिंपल कर्व इज हैविंग द रेडियस बोथ इक्वल टू r. बोथ द रेडियस इज इक्वल टू r. ओके, आई नो दैट एक कर्व की शुरुआत कहां से होती है. एक कर्व की शुरुआत कहां से होती है, इस पोर्शन को समझिएगा. मैंने कहा सपोज आप एक स्ट्रेट लाइन से आ रहे हैं और आप स्ट्रेट लाइन से आते आते एकदम कर्व पे मुड़ रहे हैं. आई कैन से दैट एक कर्व की जो शुरुआत होती है ना, वो उसकी टेंजेंट पॉइंट से होती है. मतलब एक कर्व की शुरुआत उसकी टेंजेंट से होती है, ये चीज मुझे पता है. आई कैन से दैट ना, ये क्लियर है. ओरिजिनली एक टेंजेंट अगर इधर है, एक टेंजेंट यहां भी आ सकती है. मैंने कहा कि आप लोगों की दो टेंजेंट आ सकती है. दिस इज टेंजेंट 1, लेट इट बी T1, लेट इट बी T2. और दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है ना, दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है, इसको नाम दिया जाता है डेल्टा, या उसको मैं नाम देता हूं डिफ्लेक्शन एंगल. आपकी मर्जी है, जिस मर्जी से डिनोट करो, बस इट इज डिफ्लेक्शन एंगल. ठीक है, बात आई. लेट इट बी द पॉइंट ए, लेट इट बी द पॉइंट बी. मानने में क्या जा रहा है, पॉइंट के नाम है. आपने क्या करा, ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया. ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया. एंड दिस इज सेड टू बी एज व्हाट? दिस इज सेड टू बी एज द लॉन्ग कॉर्ड. दिस इज सेड टू बी एज द लॉन्ग कॉर्ड. गॉट इट? सो मैं नाम दे रहा हूं, अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा, बस आप लोग नाम समझ जाएंगे ना, तो उसको हम बाद में मेंशन कर देते हैं. अभी बात आती है, लेट दिस समिट पॉइंट बी एम एंड दिस सेंट्रल पॉइंट बी ओ. लिख लेते हैं सारी चीजें. इस पॉइंट को मैंने कहा, इस पॉइंट को मान लो एन, तो इस पॉइंट को मान लो एन. तो अभी बात आती है कि यहां पर आप लोगों को अलग अलग पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा लिख लेता हूं तो क्लियर रहेगा. ठीक है भाई, T1 और T2 क्या है? T1 को मैं नाम देता हूं बैकवर्ड टेंजेंट, T1 को नाम देता हूं बैकवर्ड टेंजेंट, और T2 को नाम देता हूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉरवर्ड टेंजेंट. क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि आप लोगों का जो कर्व है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो आप ऐसे आगे जा रहे हो ना, दिस इज आगे, दिस इज पीछे, दैट्स व्हाई बैकवर्ड और फॉरवर्ड टेंजेंट. AB क्या है? AB इज नोन टू बी एज द लॉन्ग कॉर्ड. AB क्या है? AB को बोला जाता है लॉन्ग कॉर्ड. ठीक है. R क्या है? R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. अभी क्लियर करना यहां से, वो डेल्टा क्या है? डेल्टा इज नोन टू बी एज अ डिफ्लेक्शन एंगल. अभी ना एक पॉइंट बताऊंगा जो बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, मतलब समझ नहीं आता वो बच्चों को, तो वो चीज ध्यान देना. एक टर्म है, लेट इट बी द पॉइंट O डैश, लेट इट बी द पॉइंट O डैश. जो MO डैश है ना, MO डैश, ये सबसे लंबा एक ऑफसेट है. मेरी बात को समझकर चलना. यहां से मैंने कहा AB को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ा, और इस स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में ही तो कर्व बनाते हैं. मेरी बात को क्लियर करो, कर्व कैसे बनाते हैं. मैं कह सकता हूं कर्व हम ऐसे भी बना सकते हैं. ये स्ट्रेट लाइन मुझे दिख रही है, इस स्ट्रेट लाइन से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर ऑफसेट लूंगा, और इन ऑफसेट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा, लास्ट में कर्व आ जाएगा. मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना कि ये MO जो है ये लॉन्गेस्ट ऑफसेट है. MO क्या है? MO डैश, इसको मैंने कहा दैट इज नोन टू बी एज द लॉन्गेस्ट ऑफसेट. ठीक है, और इस लॉन्गेस्ट ऑफसेट को एक और नाम दिया जाता है, इसको हम लोग डिस्टेंस ऑफ एपेक्स या फिर एपेक्स डिस्टेंस का नाम भी देते हैं. ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं, पेपर में क्वेश्चन आता है. ठीक है, अभी तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, पिक्चर तुमने देखी ली, AMB पूरी कर्व लेंथ की बात कर रहा हूं, तो ये क्या है? दैट कैन ऑल्सो बी सेड टू एज द लेंथ ऑफ कर्व. इसको हम लोग लेंथ ऑफ कर्व का नाम दे सकते हैं. बट चलो, अब मैं एक चीज बताऊंगा, वो प्लीज क्लियर करना, अच्छा रहेगा. आई एम सेइंग दैट कि तुम्हें पता है, आई एम सेइंग दैट चलो ये क्लियर है. अभी यहां से आप लोगों को एक चीज तो पता है प्यारे दोस्तों,
कि भैया टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, हमेशा ऑब्वियसली होता है. You know that if you are going to drawing any line over here, अगर आप यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं और ये एंगल जो है let it be angle delta 1, let it be angle delta 1, and I know that if this is delta 1, this will be also equal to delta 1. This is delta 1, then this will be also equal to delta 1, क्योंकि बीच में से काट रहा हूं बिल्कुल. सर मैं कह सकता हूं यहाँ पर कि अगर ये डेल्टा 1 है, ये 90 डिग्री है, तो what this angle will be going to, this is equal to 90 minus delta 1. मेरी बात को ना क्लियर करना, जो भी कह रहा हूं. 90 minus delta 1 तुम यहां पर लिख सकते हो, ठीक है. सिमिलरली 90 minus delta 1 यहां भी लिख सकते हो. चलो अब तुम्हें एक और चीज पता है, ये ही लाइन मैंने ऊपर भी खींच दी, कोई डाउट नहीं है. सर अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये अगर 90 minus delta 1 है, ये पूरा 90 होता है इनके बीच का एंगल. तो ये कितना हुआ, डेल्टा 1 हुआ. ये कितना हुआ, डेल्टा 1 हुआ. ये कितना हुआ, डेल्टा 1 हुआ. ठीक है. तुम्हें पता है अगर ये डेल्टा 1 हुआ, ये 90 हुआ, तो ये एंगल कितना हुआ, ये भी 90 minus डेल्टा 1 हुआ, ये भी 90 minus डेल्टा 1 हुआ. ये चीज तो क्लियर आ गई. अब मैं क्या करने वाला हूं, तुम्हें लास्ट की जो फिगर पता है वो कुछ इस तरीके की है. मतलब ये है आपका T1, ये है आपका T2, और ये था मैंने डेल्टा लिखा था, और ये बीच का जो एंगल आ रहा है आपके पास, ये दोनों ही एंगल बिल्कुल सेम वैल्यू रख रहे हैं, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, 90 माइनस में डेल्टा 1 इंटू 2 कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना. ये भी उतना था, ये भी उतना था, इंटू 2 कर देता हूं, प्रॉब्लम तो नहीं है, इतना तो क्लियर है. मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ये टोटल एंगल जो है, ये टोटल एंगल ये कितना बन गया आपका, 180 माइनस में 2 डेल्टा 1. ये टोटल एंगल कितना बना, 180 माइनस 2 डेल्टा 1. आपको एक चीज तो पता है कि अगर आप इस टोटल एंगल की बात करो तो सर ये 180 के बराबर है, ये 180 के बराबर है. यानी आप लिख सकते हो, अगर इसी के अंदर डेल्टा प्लस कर दूं तो ये 180 के बराबर है. यानी आप लोगों का डेल्टा कितना आ रहा है, 2 डेल्टा 1 आ रहा है. समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं. और आई कैन राइट इट एज लास्ट में कि डेल्टा 1 आप लोगों का डेल्टा बाई 2 के बराबर आ रहा है. मतलब आप लोग समझना जो भी मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर, कि ये जो सेंट्रल एंगल बनता है ये उस डिफ्लेक्शन एंगल का आधा होता है. तो मैं यहां से मिटा के इसको वो ही लिखने वाला हूं कि अगर वो मैंने डेल्टा माना है तो ये मेरा क्या बनेगा प्यारे दोस्तों, ये मेरा लास्ट में यहीं पे मैं लिख रहा हूं इसको, दैट इज इक्वल टू डेल्टा बाय 2. ये चीज समझ आई तो एक बार प्लीज मेरे को बताना, ताकि मैं फिर आगे चल सकूं. सबको क्लियर है, क्लियर होना चाहिए एक एक चीज. आगे की तरफ बात आती है. अभी पहली ही चीज मैं आपको कहता हूं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको यहां पर निकालना है टोटल एपेक्स डिस्टेंस. पहली ही चीज मैंने आपको कही, वी नीड टू फर्स्ट फाइंड व्हाट, वी नीड टू फर्स्ट फाइंड द एपेक्स डिस्टेंस. अभी एपेक्स डिस्टेंस में कैसे लिख सकता हूं, पिक्चर को साथ के साथ देखता रहूंगा. एपेक्स डिस्टेंस है MO डैश, मैं लिख सकता हूं MO माइनस OO डैश. MO में से OO डैश माइनस कर देता हूं. MO क्या था, रेडियस था. OO डैश क्या है, सर आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ये भी तो रेडियस है, ये डेल्टा बाई 2 है, तो OO डैश हो गया R cos डेल्टा बाई 2. I can write it as R cos delta by 2. Hence, ladies and gentlemen, there is a formula for finding the apex distance जो SSC में फॉर्मूले पर आता है क्वेश्चन हमेशा, 1 माइनस में cos delta by 2. पढ़े. Similarly, I am saying that if you need to find, second one is known to be as the long chord. मतलब आपको long chord का distance निकालना है. I can write it as what? AO dash plus OB dash. AO dash plus OB dash. You know that, ladies and gentlemen, AO dash किसके बराबर है, R sin delta by 2 के. ये भी सेम है, R sin delta by 2 के. I know that, ladies and gentlemen, 2R sin delta by 2. Got it or not? क्लियर है, हर चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है. ठीक है, आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल को देखेंगे AO dash और O को, that is R sin delta by 2. हाँ? Now I am saying that we need to find the length of the curve. How are we going to find it? We need to find the third thing that is known to be as the length of the curve. Length of curve. How will I going to find it? I know that कि total 2 pi r length की मैं बात करूं, मतलब एक सर्कल है पूरा, और सर्कल का सेंटर पे एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री. ये सबको पता है. 2 pi r की मैं बात करूं तो 2 pi r जो है वो 360 डिग्री का एंगल कवर अप कर रहा है,
और मैंने कहा लेंथ ऑफ द कर्व को एल मान ले दो। एल जो है ये कितने का एंगल बना रहा है बीच में, एल जो है ये कितने का एंगल बना रहा है, डेल्टा का एंगल। तो मैंने कहा यहां से इफ आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, देन आई कैन से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन 2 पाई आर अपॉन में 360 इज इक्वल्स टू में एल अपॉन में डेल्टा, और आई कैन राइट इट एज 2 पाई आर अपॉन में 360 into में डेल्टा इज इक्वल्स टू एल। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अभी चौथा पॉइंट मुझे यहां से निकालना क्या है? चौथा पॉइंट मैं आपको कहता हूं वी नीड टू फाइंड द डिग्री ऑफ द कर्व। वी नीड टू फाइंड डिग्री ऑफ द कर्व। हाउ विल आई गोइंग टू फाइंड द डिग्री ऑफ द कर्व? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिग्री ऑफ द कर्व। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, डिग्री ऑफ द कर्व इज डिफाइंड एज, लिख लो, इट इज डिफाइंड एज the angle subtended at the center, the angle subtended at the center of radius या center of the curve या center of the curvature लिख लो, at the center of the curvature by one chain length। जितनी भी chain length है ना, जितनी भी one chain length, जितना भी आपका एंगल सबस्टेंड करता है उतने को हम कहते हैं डिग्री। अब समझकर चलो ये क्या है। आई एम सेइंग दैट कि सपोज ये आपका एक 20 मीटर का चेन था और इस 20 मीटर के चेन ने जो सेंट्रल पे एंगल बनाया दैट इज नोन टू बी एज डिग्री ऑफ द कर्व। इट कैन बी 20 और 30। गॉट इट? अभी बात को और क्लियर करना यहां से लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउ विल यू गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिग्री ऑफ द कर्व? देखिए, आई नो दैट सपोज आई एम यूजिंग द 20 मीटर चेन एंड आई एम सेइंग दैट कि दिस इज द आर, दिस इज द आर, this is what, this is r and it is forming an angle degree of the curve. Let it be d, let it be d. This is 20 meter और this is 30 meter. फर्स्ट केस में मैं लेकर चल रहा हूं 420 मीटर। और 20 मीटर चेन मैं यहां से लिख सकता हूं वही सिंपल फॉर्मूला 2 पाई r अपॉन में 360 इनटू में डिग्री ऑफ द कर्व इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू लेट इट बी 20 मीटर, लेट इट बी 20 मीटर। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई सॉल्व इट? Can I solve it? Yes, of course I can solve it. मैंने लिखा यहाँ पर degree of the curve is equal to 20 into में 360 upon 2 pi. When I will be going to solve it now, I'll get the value of this. I'll get the value of this approximately as 1146 upon r. Approximately value आती है, formula है, याद रखना। Degree of the curve का formula आता है 1146 upon r 20 मीटर के केस में, लिख लो for 20 मीटर। ठीक है? आगे अगर मैं बात करना चाहूं फॉर 30 मीटर, सेम कंसेप्ट, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। डी का फॉर्मूला मेरे पास आता है लास्ट में सॉल्व करने के बाद 1719 अपॉन आर, 1719 अपॉन आर। ये आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। डी ऑफ द कर्व जो है 30 मीटर के लिए 1719 अपॉन आर आता है। डायरेक्ट फॉर्मूले में ये चीजें पूछी जाती है। आगे की मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों, और कुछ तो नहीं रह गया हमारा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ये भी पूछा जाता है, ये चीज क्लियर करो। आगे पांचवी चीज आई थिंक सो, हाँ, फिफ्थ वन मेरे से पूछा जाता है यहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी आप लोगों को लेडीज एंड जेंटलमैन T1 और T2 का वैल्यू बताना है। हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड इट? T1 और T2। पहली बात तो एक चीज याद रखना, फॉर सिंपल कर्व, अगर मैं सिंपल कर्व की बात करता हूं यहाँ पर, सिंपल सर्कुलर कर्व, तो मेरा T1 और T2 बराबर होगा। बाय सिमेट्री आई कैन से दैट, ये तो बराबर है। बाय सिमेट्री आई कैन से दैट T1 इक्वल्स टू T2। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव कंसंट्रेशन हियर कि हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T1? सर, हैव अ कंसंट्रेशन, ये आपको निकालना है। T1 आपको निकालना है। यू नो दिस R, यू नो दिस एंगल, दिस इज 90 डिग्री, ऑल दिस इज 90 डिग्री ना, सबको पता है दिस इज 90 डिग्री। अब यहां से लिख सकते हैं ये अगर R है, ये अगर डेल्टा बाई 2 है, तो T1 नहीं निकाल सकते। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ये भी कर सकता हूं, नहीं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं यहाँ पर कि T1 इज इक्वल्स टू में T1 परपेंडिकुलर ओवर बेस भी लिख सकता हूं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि tan डेल्टा बाई 2 जो है वो किसके बराबर है? T1 अपॉन R के। सो आई कैन राइट इट एज कि T1 इज इक्वल्स टू में R tan डेल्टा बाई 2। फॉर्मूला बन गया। क्लियर है? ये चीज भी आपको समझ में आनी चाहिए। नाउ हम लोगों ने अभी वीडियो ऑर्डिनेट निकाल लिया, एफएक्स निकाल लिया, लेंथ ऑफ द लॉन्ग कर्व निकाल लिया, ये निकाल लिया। क्लियर है? ये सारी चीजें क्लियर है।
गॉट इट? एक बारी जल्दी से मुझे यस करके लिखेंगे ये क्लियर है कि नहीं है। कर्व का टॉपिक बहुत छोटा है भाई, बहुत छोटा है कर्व का टॉपिक, तो क्लास छुट्टी निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जल्दी से मुझे बताएंगे। अभी ये चीज क्लियर है, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, वो चीज अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन इज सेइंग टू यू दैट कि a circular curve of radius, आपको बोला गया है कि you are having the circular curve of radius 250 मीटर। एक सर्कुलर कर्व है जिसका रेडियस 250 मीटर है, is inserted between the two straight meeting deflection angle of 70 degree. It is given. You need to find what? Everything you need to tell me. आप मेरे को लिखते रहेंगे, फिर मैं बाद में सॉल्व करूंगा, ठीक है। पहले आपको निकालना है डिग्री ऑफ कर्व, दूसरा आप लोगों को निकालना है यहां पर लेंथ ऑफ कर्व, तीसरा आप लोगों को निकालना है लॉन्ग कॉर्ड, चौथा आप लोगों को निकालना है एपेक्स, पांचवा आप लोगों को निकालना है लेंथ ऑफ टेंजेंट T1। ये 5 चीजें निकाल कर देखो। और कुछ तो क्वेश्चन में आपको ये तो नहीं कह रखा। यू आर यूजिंग 30 मीटर चेन, ये क्वेश्चन में कह रहा है वी आर यूजिंग 30 मीटर चेन। चेन कितना है? 30 मीटर का है। सब कुछ निकालेंगे फिर हम लोग आगे चलते हैं। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिग्री आ रहा है 6.8। लेट मी चेक इट। पहला आंसर मेरे पास आया, डिग्री इज इक्वल टू 6.88 डिग्री आप लोगों ने बोला ऐसा, पहला आपके अकॉर्डिंग आया, ठीक है। आगे सर फॉर्मूला वाली साइड दिखाओ, साथ के साथ नोट्स नहीं बना पाता। ओके रुको, हाँ यार अलग अलग फॉर्मूले हैं सारे। ये लेंथ ऑफ द कर्व है यार, फॉर्मूले बना क्यों रहे हो ऐसे यार? आई हैव टोल्ड यू द कंसेप्ट, फॉर्मूले बनाई क्यों रहे हो? कंसेप्ट है तो कंसेप्ट से सॉल्व करो, फॉर्मूले तो बनाने ही नहीं है आपको, वो तो बाद में याद हो जाएंगे। भाई क्वेश्चन काफी सारे आए, अच्छा लगा, और भी सभी बच्चे क्वेश्चंस को भेजते रहेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। क्या बोला यहाँ पर? इज इक्वल टू बी, 305.4 इज इक्वल टू बी। बी क्या है आपका? लेंथ ऑफ द कर्व है 305.4, सेकेंड आपकी तरफ से आया 305.4 लेंथ ऑफ द कर्व। आगे तीसरा क्या है? लाइन से ही निकालना प्लीज। तीसरा है लॉन्ग कॉर्ड, एलसी कितना आ रहा है? What is the value of LC? 286। चलिए आगे, चौथा क्या था आप लोगों का? एपेक्स। एपेक्स कितना आ रहा है? 45.2 क्या आ रहा है? 45.2 क्या आ रहा है देवाना? नहीं क्या आ रहा है? यूनिट तो ठीक है। एपेक्स चलो अकॉर्डिंग टू 45.2 मीटर। टेंजेंट आ रही है 175.05। टेंजेंट
पांचवा आ रहा है T1 इज इक्वल टू 175.05। अब आप लोग चेक कर लो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। एपेक्स यहाँ पर लिखा गया है 55.19। भाई यहाँ पे डाउट आया। चले और भी सॉल्व करिए आप लोग, आसानी से करिए। यहाँ पर एपेक्स का प्रॉब्लम आया है, आप लोग प्लीज उसको देखिए, फिर हम लोग निकाल लेंगे। Should I solve it? Now, ladies and gentlemen, डिग्री का फॉर्मूला सबका सही था, ये एकदम सही आया। एल का वैल्यू भी सही आया, लेंथ ऑफ द कर्व, कंसेप्चुअल क्वेश्चन लगा दिया। लॉन्ग कॉर्ड भी एकदम सही आया। एपेक्स में थोड़ा प्रॉब्लम आया, इसको देख लेते हो। T1 क्या है? T1 आप लोगों का टेंजेंट है, वो भी एकदम ठीक आया। Now I have a concentration on the figure. What is apex distance? Apex distance is this point. Apex distance is what? Apex distance is this point, NN. Apex distance is NN. तभी गलती हुआ, खैर मैं करवा देता हूँ। एपेक्स डिस्टेंस MN है, MN। इसको ऐसे करना, एपेक्स डिस्टेंस इज MN। गॉट इट? ये जो पॉइंट होता है ना, ये MN है। हाउ विल यू गोइंग टू फाइंड इट नाउ? हाउ विल यू गोइंग टू फाइंड इट नाउ? ये मैंने करवाया भी नहीं ना, आई थिंक सो। मैं करवा देता हूँ, एपेक्स डिस्टेंस के लिए मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को, तो चीजें क्लियर रहेंगी। यहाँ पे लिख लो एक बार। एपेक्स डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं? एपेक्स डिस्टेंस इज MN। MN में कैसे निकाल सकता हूँ मैं? यहां से लिख सकता हूँ NO में से अगर MO माइनस कर देता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NO? फिगर को देखो, फिगर को जब मैं देखूंगा यहां से, तो मेरे पास टोटल क्या आ रहा है यहाँ से? NO is equal to, this is R, this is delta by 2, then I can say that this is R sec delta by 2। R cos थीटा कैसे आ सकता है? R sec delta by 2 आएगा भाई, sec के टर्म्स में आएगा, obviously R sec delta by 2। Now I can write it as NO is equals to what? NO is equals to R sec delta by 2 और MO is equal to R। Now I can write it as कि MN क्या बन जाएगा मेरा? एपेक्स। एपेक्स क्या बन जाएगा यहाँ से? That is equal to R sec delta by 2 minus R, that is R of sec delta by 2 minus 1। That is the formula for the apex। तो जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो बुक के अकॉर्डिंग ये आंसर आ रहा है 55 पॉइंट कुछ, बुक के अकॉर्डिंग 55 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? चल, अगली मेरी जो बात आती है, next topic is said to be as the setting out curves। next topic is what? next topic is the setting out curves। now have concentration here। what is setting out curve? भाई setting out curve का मतलब होता है how to construct the curve। how to construct the curve। हम लोग जो कर्व बनाते हैं, whether it is of the railway curve, whether it is of the highway curve, whether it is of the curve of our street as well, तो वो कर्व बनाने के कुछ तरीके होते हैं। तो मैंने कहा उन कर्व बनाने के तरीकों को ही टेक्निकल टर्म्स में बोला जाता है सेटिंग आउट कर्व, कर्व को सेट करना। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर, तो अभी बात आती है, मैंने एक एग्जांपल दिया था, सपोज दिस इज योर कर्व एंड यू आर हैविंग ओनली द स्ट्रेट लाइन, यू आर हैविंग ओनली द स्ट्रेट लाइन, यू नीड टू ड्रॉ द कर्व। हाउ यू गोइंग टू ड्रॉ द कर्व? फर्स्ट पॉइंट आपको पता है, एग्जांपल दे रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट आपको पता है, आप पीछे से कहीं से नापते हुए आते हो, एक रेफरेंस पॉइंट होता है ना आपके पास, हर चीज के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होता है। मैंने क्या कहा? दिस इज माई रेफरेंस पॉइंट, दिस इज माई रेफरेंस पॉइंट। नाउ हैव कंसंट्रेशन हियर। ये रेफरेंस पॉइंट है, ये यहां से यहां तक मैंने नापा सपोज, और यहां से यहां तक मैंने नापा, इसको मैंने कहा दिस इज माई O1। किस तरह से नाप रहा हूं? एक ऑफसेट ले रहा हूं, अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑफसेट आते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरे पास पूरी की पूरी चेन लेंथ है, मैंने क्या करा, इस चेन को इस पॉइंट से खींचा और यहां तक पूरा खींच दिया जितना खींच सकता था। जहां तक भी पहुंचा वहां पे एक ऑफसेट ले ली, तीसरे को पूरा खींच दिया जितना खींच सकता था,
एक और ऑफसेट ले लिया, एक और ऑफसेट ले लिया। इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, अलग अलग ऑफसेट ले रहा हूं और लास्ट में मैं क्या करने वाला हूं, लास्ट में स्ट्रेट लाइन से लिए गए ऑफसेट को अलग अलग से ज्वाइन करूंगा तो मुझे लास्ट में कर्व मिल जाएगा। एक अंदाजा हो गया किस तरह से कर्व बेसिकली सेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है सेटिंग आउट कर्व का, क्लियर है। तो मैं सेटिंग आउट कर्व की बात करना चाहूं तो हमारे पास जनरली 5 मेथड है। कौन कौन से हैं उनको लिख लो। देयर आर 5 methods to set out the curve. फर्स्ट मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट जाता है, दैट इज नोन टू बी एज द कोड प्रोड्यूस मेथड, या चलो कोड प्रोड्यूस नहीं तो मैं ऑफसेट मेथड करवा देता हूं पहले, वो जरूरी है। देयर आर 5 methods to set out the curve that are known to be as a linear method, that are known to be as the ब्रैकेट में लिख लो, that are known to be as the linear method, got it। तो अभी वो 5 कौन कौन से मेथड आते हैं। पहला मेथड मेरे पास आता है दैट इज नोन टू बी एज द ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड। हम एक लॉन्ग कॉर्ड से ऑफसेट लेते हैं, लॉन्ग कॉर्ड सबको। दूसरा मेथड आता है मेरे पास दैट इज परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट, परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट। तीसरा मेथड लीनियरली बिहेवियर का मेरे पास आता है रेडियली ऑफसेट, रेडियल ऑफसेट। चौथा मेथड मेरे पास आता है सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क, सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क। पांचवा मेथड मेरे पास आता है दैट इज नोन टू बी एज द ऑफसेट फ्रॉम कोड प्रोड्यूस मेथड, ऑफसेट फ्रॉम कोड प्रोड्यूस्ड मेथड, गॉट इट। ये चीज आप लोगों को क्लियर करनी है। और मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं तो जेई की तैयारी करने में आप लोगों के ये 3 मेथड है सिलेबस में, सही बताऊं तो। लेकिन अगर आप एई की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा चांस रखता है आपके एग्जाम में आने का। चौथा मेथड एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता और कोर्स में भी नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट, छोटा सा मेथड है। अभी मेरी बात आती है यहां से, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि अभी जो मैंने पढ़ा वो सब क्या है, लीनियर मेथड है। साथ के साथ मैं ये भी लिखवा देता हूं आप लोगों को कि एंगुलर मेथड कौन से होते हैं। एंगुलर मेथड्स कौन से होते हैं सेटिंग आउट कर्व के, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बन सकते हैं और मैं पढ़ाऊंगा अभी। सबसे पहला आता है टू थियोडोलाइट मेथड, सबसे पहला आपके पास आता है टू थियोडोलाइट मेथड। दूसरा आपके पास आता है रेनकाइन मेथड। तीसरा आपके पास आता है टैक्योमीटर मेथड। 3 मेथड होते हैं मेरे पास एंगुलर मेथड्स की मैं बात करूं तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लीनियर मेथड से, दैट इज गोइंग टू बी एज व्हाट। सबसे पहला मेरे पास था सिंपल कर्व है, ऑफसेट मेथड से हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो किस तरह से करूंगा ये चीज क्लियर करेंगे। तो पहला मेथड मेरे पास था ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, यही था ना, इसी को करते हैं। चलो नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने कहा मेरे पास एक सिंपल कर्व है और ये सिंपल कर्व किसी ना किसी रेडियस से यहां से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेट इट बी द आर, लेट इट बी द आर, एंड दिस इज माय लॉन्ग कॉर्ड, दिस इज माय लॉन्ग कॉर्ड, लेट इट बी द एलसी। नाउ हैव अ कंसंट्रेशन हियर कि मैं इसको सेंट्रल पॉइंट से ज्वाइन कर रहा हूं ऐसे, और मैं जो ऑफसेट लेना चाहता हूं, मैं जो ऑफसेट लेना चाहता हूं वो ऑफसेट यहां से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है। तो let it be the distance of the offset be ox and I need to find what, according to my data I need to find the value of this। ऐसे ही कहने का मतलब है इस लॉन्ग कॉर्ड पर अलग अलग जगह पर ऑफसेट आते हैं, उनकी लेंथ मापी जाती है, फिक्स करा जाता है और लास्ट में ज्वाइन कर दिया जाता है। कंसेप्ट क्लियर है। तो अभी तुम्हारे पास ये एक टास्क आया कि अगर तुम कोई भी ऑफसेट लेते हो तो तुम्हें OX कोई भी एक ऑफसेट लेंगे एक्स डिस्टेंस पर, उस OX की लेंथ को निकालना है। हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड इट। देखिए समझते हैं। मैं यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं अगर लगाना चाहूं तो। सबसे पहले तो मैं यही करना चाहूंगा प्यारे दोस्तों यहाँ पर कि इसकी टेंजेंट मैंने यहाँ से खींच दी एक प्रॉपर अगर डिफ्लेक्शन एंगल की मदद से ही लिखता हूँ, ये मैंने एक डिफ्लेक्शन एंगल लिया। मैं कैसे कर सकता हूँ, थोड़ा सा अंदाजा आ रहा है क्या आप लोगों को, थोड़ा सा अंदाजा आ रहा है क्या। कुछ भी लिखेंगे, मुझे ये वैल्यू चाहिए, मुझे OX की वैल्यू चाहिए। मुझे एक चीज तो पता है, दिस इज माय हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज माय हाईएस्ट पॉइंट, लेट इट बी द O नोड, लेट इट बी द O नोड। आई नो दैट
अगर मेरे पास यहां पर, इसको इस मार्कर से लिखते हैं, ये चीज समझना, अगर मेरे पास यहां पर लेडीज एंड जेंटलमैन मैं इस ट्रायंगल को देखता हूं, इस ट्रायंगल को यहां से देखता हूं, सिमिलर ट्रायंगल कौन सा बन गया, नहीं नहीं नहीं, सिमिलर ट्रायंगल कोई नहीं बना, इस ट्रायंगल को देखता हूं तो ये तो है आर, ये तो है एक्स, मैं यहां से लिख सकता हूं कि मैं अगर इसमें से ये वैल्यू निकाल लेता हूं, अगर मैं यहां पर ये वैल्यू निकाल लेता हूं तो मेरे पास टोटल में एक चीज तो लिख सकता हूं, नेमिंग करते हैं, लेट इट बी द नेम ओ ए बी सी एंड डी, ठीक है। ओ ए को मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पर, लेट इट बी द आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का रूट, ये चीज तो समझ आ चुका है। और मैं ये भी लिख सकता हूं यहां से कि बी ए, लेट इट बी ओ नोड, ओ नोड की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, आर माइनस में आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का रूट, ये चीज भी मुझे समझ में आ चुकी है। अब मेरी बात को क्लियर करना प्यारे दोस्तों, यहां पर तो तुम लोगों को वहां से ओ नोड की वैल्यू पता लग चुकी है, और ओ नोड आपके पास कितना आ रहा है, ओ नोड आपके पास आ रहा है आर माइनस में आर माइनस में रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। या तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अगर तुम यहाँ पर ओ नोड की वैल्यू को निकालना चाहते हो तो ओ नोड की वैल्यू दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। कैसे भाई, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाना चाहो तो पूरे में लगा सकते हो। लेंथ ऑफ द कर्व जो है, ये पेपर में ना इस तरीके से कई बार वैल्यू देता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेंथ ऑफ द कर्व जो है ये आप लोगों का यहां से पूरा का पूरा एल है, यू कैन से दैट ओ एक्स से ए की डिस्टेंस एज्यूम किए, ए की ओ एक्स से ए का डिस्टेंस, हाँ हाँ हाँ, ओ एक्स से ए का डिस्टेंस एक्स है, एज्यूम नहीं किया। मेरा टास्क है कि ए से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर जो ऑफसेट है मुझे ड्रॉ करना है, उसकी लेंथ मुझे निकालनी है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर दूसरे क्राइटेरिया से अगर देखो तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, आर माइनस में ओ ए इज इक्वल्स टू ओ नोट, आर में से अगर ओ ए घटा दूं तो ओ नोट है, इतना तो पता है। आप यहां से अपने ओ ए की वैल्यू को कैसे निकाल सकते हो, मैं यहां से लिख सकता हूँ ओ ए इज इक्वल्स टू में आर स्क्वायर माइनस में एल बाई टू का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस में एल बाई टू का होल स्क्वायर और इसका पूरे का रूट। सो व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, आई विल गेट इट एज व्हाट, कि मेरे पास ओ नोड का वैल्यू ऐसा भी आ सकता है, आर माइनस में रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर और इसका पूरे का रूट। तो इस तरीके से भी एक वैल्यू आ सकती है, और पीछे वाले तरीके से भी मेरे पास एक वैल्यू आ सकती है। अब मेरी बात को समझना, हाउ विल बी गोइंग टू सॉल्व इट। मैं यहां से लिख सकता हूँ प्यारे दोस्तों कि आपको ओ एक्स निकालना है, यहां से इसका मैंने ये पॉइंट खींचा, ये मार्कर को जरा देखने का प्रयास करिएगा, आपको ओ एक्स निकालना है बस। आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो प्यारे दोस्तों, ओ एक्स इज इक्वल्स टू में, ओ एक्स इज इक्वल्स टू में आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का रूट माइनस में आर माइनस में ओ नोट। समझ आया कि नहीं आया, देखो आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, यानी ये पूरा का पूरा आया, हा? उसमें से आपने आर में से ओ नोट घटा दिया, क्या बोल गया मैं, आपको पता लगा टोटल आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का रूट आया आपके पास, उसमें से आपने क्या करा प्यारे दोस्तों, उसमें से आप लोगों ने टोटल पूरा का पूरा चलेगा, उसमें से आप लोगों ने अपना ये पोर्शन घटा दिया, आर में से ओ नोट घटा दिया, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन था आपके पास, वो पोर्शन आप लोगों ने घटा दिया, तो आपके पास ओ एक्स आ गया। यहां तक समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। सभी को आना चाहिए, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा करते हैं। ये डेरिवेशन में किताबों में मुश्किल मिलती है, इसलिए मैं पूरी करा रहा हूँ, दिमाग बढ़ेगा इसलिए करा रहा हूँ। ठीक है, दोबारा सुनो। आपको एक चीज तो पता है, इसी कर्व को दोबारा बनाता हूँ, आपको एक चीज तो पता है लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने यहां पर कहा कि आप लोगों का जो कर्व है वो कैसा चल रहा है, आप लोगों का एक कर्व ऐसा जा रहा है, आपको पता है कि ये आप लोगों ने ऐसे निकाला, रेडियस जो है वो पीछे तक ऐसे जा रहा है, एंड दिस इज द पॉइंट ओ एक्स, मतलब ये वो डिस्टेंस है जिसका आपने ओ एक्स निकालना है, एंड दिस इज हैविंग द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम दिस पॉइंट। गॉट इट। आपने क्या करा, आपको पता है
कि यहाँ से अगर मैं ये पूरी मतलब OX निकालना चाहता हूँ, दिस इज ऑल्सो द इक्वल टू OX, तो मैं डायरेक्ट पहले यही पॉइंट लिख देता हूँ। OX इज इक्वल टू व्हाट? OX आपको पता लगा यहाँ से कि अगर आप OX निकालते हैं, इसको मैंने कहा कौन सा पॉइंट मानू, इसको M मान लेता हूँ। OM में से अगर मैं यहाँ से OA माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास OX आ जाएगा। OX इज इक्वल टू OM में से OA माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा। अभी तो सब कुछ पता है। OM कितना है? OM मैंने पाइथागोरस थ्योरम निकाला, यहाँ से R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में दिस, यानी R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हुआ OM। OA कितना आ रहा है आप लोगों का? OA आप लोगों को पता है कि R तो पूरा ऊपर तक है, उसमें से O नोट घटा देता हूँ, R में से O नोट घटा देता हूँ तो आपके पास OX आ जाएगा। अभी समझ आया सबको? अभी समझ आया? चलो, अभी मेरे को समझ आ चुका है कि OX मेरा कैसे आया, ये क्या है। दैट इज एक्चुअली द एक्यूरेट रिजल्ट। सही बात तो ये है। ये क्या है? ये आप लोगों का एक एक्यूरेट रिजल्ट है। एक्यूरेट रिजल्ट है बिल्कुल, ये इस तरीके से निकाला जा सकता है। बेड ऑर्डिनेट तुम लोग निकाल सकते हो, बट क्या होता है, तुम लोगों ने सुना होगा कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू एक्सपेंड हो सकती है। तो मैं क्या लिखूंगा? यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। सबको पता है ना बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है? सबको पता है ना बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है? जब मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू इसको एक्सपेंड करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, तो मेरे पास क्या आता है, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ R ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2R का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 3 ऑफ R क्यूब, ऐसे चलता रहता है ये मेरे पास। अब ये बहुत छोटा है, x is very less as compared to R, so I can neglect all the terms. So मैं यहाँ से जब इसको सॉल्व करता हूँ बाद में, तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास एक छोटा सा टर्म आता है। मैं ये पूरे मिटा रहा हूँ क्योंकि मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखवाना नहीं चाहता। मैं लास्ट में आपके पास छोटा सा जो रिलेशन आता है वो रिलेशन लिख देता हूँ। रिलेशन आप लोगों के काम का है तो उसको आप लोगों को याद रखना है। क्या होता है वो रिलेशन लास्ट में? OX इज इक्वल्स टू में O नोट माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन 2R। ये एक जनरल रिलेशन है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। दैट इज द जनरल रिलेशन। ठीक है, तो हम लॉन्ग कोड मेथड से किस तरह से अपने कर्व को सेट करते हैं। अब तुम्हें OX पता लग गया, मतलब जितनी जितनी दूरी पर चाहिए वेरियस वैल्यूज ऑफ x के लिए वेरियस ऑर्डिनेट्स आते रहेंगे। वेरियस ऑर्डिनेट्स को लास्ट में ज्वाइन करूंगा तो उस तरह से मेरा सिंपल सर्कुलर कर्व आ सकता है। एक चीज याद रखना, नोट करके लिख लो। दिस मेथड इज फेयरली एक्यूरेट ओनली फॉर, दिस मेथड इज फेयरली एक्यूरेट, दिस मेथड इज फेयरली एक्यूरेट ओनली फॉर व्हाट? एक्यूरेट ओनली फॉर सिंपल कर्व। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सिंपल सर्कुलर कर्व के लिए ही काम में आते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड मेरे पास था लेडीज एंड जेंटलमैन, परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट। इसको भी देखते हैं। परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट, मतलब टेंजेंट से परपेंडिकुलर ऑफसेट लेना है, अभी उसकी मदद से कर्व बनाऊंगा। सपोज आई एम सेइंग दैट कि आप लोगों का एक इस तरह का डायग्राम, इस तरह का कोई कर्व आ रहा है and the curve is having the tangent this. Now what I am doing here, I know that कि this is the point R, this is the point center point, that is the R. यहाँ पर मैंने क्या करा, एक टेंजेंट खींचा, मतलब एक टेंजेंट पॉइंट से इस पॉइंट पर एक OX खींचा। Now my task is to find the value of OX. How will I going to find it? That is very easy. Now my task is to find the value of this. Now ladies and gentlemen, can you say that if this is R, then this will also be equal to R? Obviously. क्या आप मुझे बता सकते हैं जल्दी से कि R और OX इसका रिलेशन आप लोग कैसे निकाल सकते हैं? थोड़ा सा हिंट देंगे। लेट नेमिंग कर लेते हैं, ABCO, ये मैंने ऐसा लिख दिया। जल्दी से मुझे बताएंगे। कुछ अंदाजा? चले नहीं करा देता हूँ कोई। यहां से मैंने क्या करा, एक छोटा सा ना पॉइंट खींच लिया, मेरे को पता है दैट इज OX, है ना। इसको मैंने नाम दिया यहाँ से OABCD। और अभी बात आती है यहाँ से आप लोगों को निकालना क्या है, OX निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम यहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि यहाँ से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ प्यारे दोस्तों, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस में R माइनस में OX का होल स्क्वायर। डिस्टेंस इज x, जहां से जहां तक ले रहा हूँ लेट इट बी x, तो R स्क्वायर
माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 10 का होल स्क्वायर, कोई डाउट ही नहीं है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू आर माइनस ओ एक्स। नाउ आई कैन राइट इट एज ओ एक्स इज इक्वल्स टू आर माइनस में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। बेसिक सी चीज है। सो बाय मॉडिफाइंग दिस फॉर्मूला यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन मेरे पास लास्ट में वही फॉर्मूला आ रहा है। बाइनोमियल एक्सपेंशन को जब यूज करते हैं तो फेयरली एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आता है। तो ये चीज याद रखना, अभी मैं इसके बारे में लिखवा भी दूंगा। OX इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2r मेरे पास फॉर्मूला आता है। बात को और क्लियर करना यहाँ से नोट करके लिख लो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इफ रेडियस इज वेरी स्मॉल then this method gives accurate result, then only this method gives a simple curve, otherwise ये सिंपल कर्व नहीं देता, ये पैराबोलिक कर्व देता है। अदरवाइज इट प्रोड्यूसेस पैराबोलिक कर्व। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे की मेरी बात आती है, सर आर्क में पाइथागोरस थ्योरम भी होती है, कहाँ पे लगाई हमने? मुझे कोई पोर्शन बताओ एक बारी। पाइथागोरस थ्योरम मैंने आर्क में नहीं लगाई है, पाइथागोरस थ्योरम मैंने ट्राइंगल में लगाई है, इसमें पीले कलर से जो बनाया है इसमें लगाई है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलो अभी बात आती है, तीसरा पॉइंट कौन सा है? तीसरा पॉइंट था रेडियल ऑफसेट। नाउ हैव कंसंट्रेशन हियर। अभी जो मेरे पास कर्व आ रहा है ना, मैं उसमें जो ऑफसेट ले रहा हूं, that offset is having the radial offset. So how will I define it? Suppose this is your central point and this is the point R. We are going to draw like this. So अभी ये जो offset है that is in the radial direction, और ये जो point है ये R है। Now you need to find this. This is distance x. Now you can say that what R square plus में x square is equal to R plus OX का whole square, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना ऊपर वाले ट्रायंगल में। So I can write it as by using this terms or various formulas. R square plus में x square is equal to R square plus में OX का whole square plus में 2RX OX. So OX तो बहुत छोटा है, नेग्लेक्ट कर देता है अपन। तो यहाँ से when I will be going to solve it, I will get it as OX is equal to x square upon 2R. इस तरह से भी मेरा ये फॉर्मूला आता है। अभी बात को समझना, आपके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर मेथड और रेडियली ऑफसेट मेथड में से कौन बढ़िया है? जल्दी बताएंगे। परपेंडिकुलर मेथड और रेडियल ऑफसेट मेथड में से कौन बढ़िया है आपके अकॉर्डिंग? परपेंडिकुलर, और बच्चे प्लीज बताएंगे परपेंडिकुलर। यस, मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा नोट करके, परपेंडिकुलर इज बेटर देन दिस मेथड बिकॉज यहाँ पर आप लोगों की रेडियली ऑफसेट्स में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आती है, जिसके कारण आपके एरर ज्यादा है, और यहाँ पे भी ये रिजल्ट जो है ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है। सो इसलिए हम लोगों को प्रॉब्लम ही रहता है। तो परपेंडिकुलर इज बेटर देन रेडियल मेथड, ठीक है। आगे की मैं बात करना चाहूँ यहाँ से, कोई बात नहीं, आगे की मैं बात करना चाहूँ तो मेरे पास अगला मेथड कौन सा था? चौथा तो कराने ही नहीं था, पांचवा था मेरे पास लॉन्ग कॉर्ड प्रोड्यूस मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग कॉर्ड प्रोड्यूस मेथड। इसमें क्या होता है ये चीज समझकर चलना आप लोग। Now I'm saying that suppose this is your curve. And the curve is having the radius R and radius R. सिंपल कर्व, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग यहाँ से एक टेंजेंट खींचते हैं। ये बेसिक सी चीज है, आपको पता है सबको। सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं? एक टेंजेंट खींचते हैं। प्योरिटी के साथ बनाना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। एक टेंजेंट खींचते हैं, कुछ ऐसा टेंजेंट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं? इस किनारे वाले पॉइंट से एक पर्टिकुलर चेन लेंथ, पूरी की पूरी चेन तो नहीं आ सकती ना। आपकी जो स्टार्टिंग चेन है वो इस पॉइंट से है, आपकी स्टार्टिंग चेन इस पॉइंट से है।
तो यानी कर्व पे जो भी फर्दर पॉइंट आएगा, मतलब आप चेन को लेकर जा रहे हो कर्व पे, कोई भी एक पॉइंट आएगा, लेट इट बी दिस पॉइंट, लेट इट बी दिस पॉइंट जहां पर आपकी चेन खत्म हो रही है, ये चेन लेंथ के बराबर नहीं हो सकता। ये जो लेंथ है ये चेन लेंथ के बराबर नहीं हो सकती। क्यों? कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पहले निकल रहा है कर्व से, इतना तो समझ में आता है। ठीक है, मैंने कहा यहां से कि जितना भी आप लोगों का वो चेन लेंथ है, जहां से स्टार्ट कर रहे हो उसके बाद कर्व से लेकर जितना भी चेन लेंथ आ रहा है, उस चेन लेंथ का आप लोगों ने एक टेंजेंट खींचा, लेट दिस टेंजेंट बी दिस, लेट दिस टेंजेंट बी दिस। सर अप्रोक्सीमेटली जितना भी ये डिस्टेंस आ रहा है ना, लेट दिस डिस्टेंस बी C1, लेट दिस डिस्टेंस बी C1, व्हाई आई एम सेइंग इट इज C1, कॉर्ड लेंथ 1, कॉर्ड लेंथ 1, उतना ही डिस्टेंस यहां से कैलकुलेट करना और यहां पर एक पॉइंट लोकेट करना। ठीक है, मैं जूम कर दूं इसको, यहां पर एक पॉइंट लोकेट करना। ये पॉइंट को जब आप लोकेट करेंगे ना, तो यानी ये जो पॉइंट है, लेट इट बी द पॉइंट T1, लेट इट बी द पॉइंट T1, सो T1 C डैश, लेट इट बी C1 डैश, इसको मैं कह लेता हूँ A डैश, इसको मैं कह लेता हूँ A, इसको मैं कह लेता हूँ A डैश, इसको मैं कह लेता हूँ T1 A डैश अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू T1 है। तो यहां से हम क्या करते हैं, एक ऑफसेट खींचते हैं, यहां से हम ऑफसेट खींचते हैं, दैट इज द परपेंडिकुलर ऑफसेट, दैट इज द परपेंडिकुलर ऑफसेट, गॉट इट। सो मिलता जुलता मेथड हुआ, परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट से परपेंडिकुलर ही तो खींच रहे हो, बराबर आया। ठीक है, अभी एक और बात आती है यहां से, इसके बाद आप क्या कर रहे हो, इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन फर्दर वही यहां से, मतलब इस ए पॉइंट से आप लोग अपना एक और टेंजेंट खींच रहे हो, और वो टेंजेंट जो है वो पूरा का पूरा आप लोगों का चेन लेंथ के बराबर होगा। क्यों? अभी पूरी की पूरी चेन अवेलेबल है। तो मैंने क्या कहा, यहां से एक और टेंजेंट खींचा, और ये टेंजेंट जो है आप लोगों का फर्दर पूरा का पूरा चेन लेंथ के बराबर है। यानी आप लोगों का ये जो पॉइंट आ रहा है, ये जो पॉइंट आ रहा है, लेट इट बी द पॉइंट बी, ये पॉइंट आप लोगों का फुल कर्व बना रहा है कॉट 2। और जो पहले वाली आप लोगों के बीच में टेंजेंट आ रही, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर एक और टेंजेंट खींचो, इस पॉइंट पर एक और टेंजेंट खींचो, इस पॉइंट पर एक और टेंजेंट खींचो। शब्दों पर गौर फरमाओ और डायग्राम को समझकर चलना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा बस। ठीक है, मैंने क्या करा, इस पॉइंट पर एक और टेंजेंट खींचो, और वो टेंजेंट कैसा बना, कुछ इस तरीके का टेंजेंट बना। यहां से मैंने एक और टेंजेंट खींचा, एंड द टेंजेंट इज लाइक दिस, गॉट इट। अब आपको एक चीज तो पता है सर, यहां पे मैंने कहा आप लोगों को, यहां पर उसने एंगल जो बनाया, दैट एंगल इज डेल्टा 1। ये जो एंगल है इसी टेंजेंट के बीच में और इसकी टेंजेंट के बीच में आ रहा है। सो आई कैन से दैट पहले वाली कोड और टेंजेंट के बीच का एंगल तो डेल्टा 1 ही है ना। टेंजेंट और पहले वाली कोड के बीच का एंगल है डेल्टा 1। टेंजेंट और पहले वाली कोड, यही कोड तो मैंने एक्सटेंड करी आगे, डेल्टा 1। टेंजेंट और कोड, दैट इज द टेंजेंट, P इज द टेंजेंट, अनदर कोड C2, उनके बीच का एंगल आएगा डेल्टा 2। ठीक है, फर्दर सेम मेथड मैंने आगे की तरफ भी खींचना है, सेम मेथड मैंने आगे की तरफ भी खींचना है। मैं 3 ही लेकर चलूंगा, मैं ज्यादा नहीं लेकर चल रहा। मैंने कहा मैं क्या करने वाला हूं यहां से, अब लेडीज एंड जेंटलमैन सेम वो ही मैं खींचूंगा, एक और चेन लेंथ खींच रहा हूं और मैं पूरा का पूरा लेके जा रहा हूं। कंसेप्ट समझ में आ गया ना, मेजर थिंग इज कंसेप्ट। ठीक है, ये लिया, यहां से मेरे को एक टेंजेंट भी खींचनी, और वो टेंजेंट मैं कैसी खींच रहा हूँ, ब्लू कलर की। यहां से मैंने एक टेंजेंट भी खींच दी कुछ ऐसी, और इनके बीच का एंगल कितना आ रहा है अभी, वो मेरे को पता है कि दिस एंगल इज कॉल्ड डेल्टा 2, दिस एंगल इज कॉल्ड डेल्टा 3। इतना क्लियर हो चुका है सर, दैट इज द मेन थिंग। एक बार थम्स अप करके बताना, इतना क्लियर है? तुम कर क्या रहे हो? इतना अगर मेथड क्लियर है ना, तो फिर मैं तुम्हें बता दूं तुम कर क्या रहे हो, नहीं तो तुम रटते ही रह जाओगे। तुम कर क्या रहे हो? बेसिकली आई हैव टोल्ड यू लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग शुरू के प्रोसीजर को मत भूल जाना। बस आप लोग ये मेथड से अपने टेंजेंट से उस पॉइंट पर ऑफसेट खींच रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। मैंने क्या कहा, इस टेंजेंट को तुम और प्रोड्यूस करो, यहां से तुमने ऑफसेट खींचा, इस टेंजेंट को और प्रोड्यूस करो, यहां से तुमने ऑफसेट खींचा, अलग अलग ऑफसेट खींचोगे, वहां से ज्वाइन करके एंगल बना दोगे अपना। अलग अलग ऑफसेट खींचे, लास्ट में करने क्या वाले, लास्ट में तुम अपने कर्व के हर पॉइंट को ज्वाइन करते हुए बना दोगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चल, अब एक और चीज यहां से बताना चाहता हूं। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव कंसंट्रेशन हियर दैट
कि आप लोगों की ये एक सेंट्रल से लाइन जा रही है, ये फर्दर एक लाइन जा रही है। आपको एक चीज तो पता है यहां से कि इफ दिस एंगल इज डेल्टा वन, if this angle is delta 1, then you can say that this angle is 2 times delta 1. अगर वो एंगल डेल्टा 1 है ना तो ये एंगल डबल होता है। क्यों सर, कंफ्यूज हो गए ना आप लोग? सुनो, पहले डायग्राम पर लेकर चलूंगा दोबारा से। ये भाई आपको पता है ना, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल कितना आ रहा था? टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल कितना आ रहा था? सबको पता था डेल्टा 1, और डेल्टा 1 लास्ट में मेरा यही तो था, डेल्टा 1 डेल्टा बाई 2, डेल्टा 1 डेल्टा बाई 2 ही था ना, मैंने लिखा भी था आई थिंक सो। ये रहा, डेल्टा 1 डेल्टा बाई 2 के बराबर है। ये डेल्टा बाई 2 है तो ये पूरा तो 2 डेल्टा हो गया ना, ये पूरा तो डेल्टा हो गया ना। वही चीज तो मैं यहां कर रहा हूं कि अगर मेरा वहां पर डेल्टा 1 बन रहा है तो नीचे तो मेरे पास पूरा का पूरा डेल्टा 2 डेल्टा बनेगा। ये चीज मैंने लिख दी। सिमिलरली अगर यहां पर देखना, अभी यहां देखना, यहां पर दो एंगल आ रहे हैं, एक आ रहा है डेल्टा 1, एक आ रहा है डेल्टा 2, एक आ रहा है डेल्टा 2, एक आ रहा है डेल्टा 1। तो सर डेल्टा 2 जो है ना वो ओरिजिनल कोड और टेंजेंट के बीच का एंगल है, डेल्टा 1 तो बाहर वाले का है, डेल्टा 1 तो पहले वाली कोड का है। आपको अभी के लिए लेना है ना, आपको अभी वाला लेना है तो आप इस एंगल को क्या लिखेंगे? 2 डेल्टा 2। सिमिलरली ये एंगल कौन सा हो गया? 2 डेल्टा 3। क्यों लिख रहा हूं? एनालिसिस करने के लिए। अभी बचपन में एक फॉर्मूला सुना था मैंने, when the angles are small, when angles are very small, when angles are very small, then I can say that here कि आप लोगों का टोटल एक फॉर्मूला काम में आता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। फॉर्मूला सुना था, थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, फॉर्मूला सुन रखा था। नाउ कम टू द ट्रायंगल। I can say that from this triangle, I can say that from this triangle 2 delta 1 is equals to में L upon R. This is what? This is R. 2 delta 1 is equals to में C1 upon R, or I can write it as delta 1 is equal to C1 upon 2R. Let it be first equation. Now you can say that ladies and gentlemen, एक मिनट रुक जाओ यार, मैं इसको थोड़ा अलाइन करके लिख देता हूँ, बाद में जगह की कमी पड़ जाएगी। आपको समझ इतना तो आ रहा है ना? पक्का साथ के साथ चलते रहना, बस समझ आ गया तो चीजें क्लियर है, नहीं तो फिर दिक्कत है। ये यहां से मैंने ऐसा लिखना है अभी, 2 delta 1 is equals to C1 upon R. I can write it as delta 1 is equal to C1 upon 2R. Let it be first equation. Now come to the main point. मेन पॉइंट पर आप लोगों को आना है, और आपको पता है ये आपने एक ऑफसेट खींचा था यहाँ पर। Let this offset be O1. Let this offset be the length is having the O1. We can write it as. I know that अभी मैं इस ट्रायंगल को अगर देखता हूं तो इस ट्रायंगल में मैं ऐसा लिख सकता हूं कि डेल्टा 1 is equal to O1 upon C1. Delta 1 is equal to O1 upon C1, or I can write it as O1 is equal to में C1 upon 2R into में C1. C1 upon 2R into में C1. I can write it as C1 square upon 2R. आया कि नहीं आया? O1 का लेंथ आ गया। Similarly, I can write it as O2. O2 क्या है? O2 में पता है आपके पास प्रॉब्लम आया अभी। O2 एक्चुअली में आपका del 1 plus del 2 एंगल से बन रहा है। O2 आप लोगों का del 1 plus del 2 एंगल से बन रहा है। ये पूरा O2 है और इसके अंदर del 1 और del 2 दोनों एंगल आ रहा है। O2 अपॉन C2 लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा del 1 plus del 2 into में C2 is equal to O2. Now everybody knows that. Can you find the value of del 2? Yes, I can write it as del 2 is equal to C2 upon 2R. Yes, 2 del 2 is equal to C2 upon R. So del 2 is equal to C2 upon 2R. आया। O2 क्या होगा? del 1 C1 upon 2R लिख लो। del 1 की जगह मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां से C1 upon 2R plus C2 upon 2R into में C2. When I will be going to solve it, I will get it as O2 is equal to what? C1 C2 upon 2R plus में C2 square upon 2R. This is the formula. Similarly, when I am coming to the O3, O4, O5, you can solve it very well. तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, बेसिक सतह आ चुका है इतना तो। अभी मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ प्यारे दोस्तों, मेरे पास O2 का फॉर्मूला आया था तो मैं यहाँ पर इसको ऐसा लिख रहा हूँ, क्या C2 अपॉन 2R मैंने कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास बचेगा क्या? C1 प्लस C2। सिमिलरली आई कैन से दैट लास्ट ऑफसेट अगर मेरे को निकालना है
तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ Cn/2r ऑड ऑफ द लास्ट ऑफसेट इनटू में Cn-1 plus Cn, that is the general formula. And by counting all the offsets, by joining them, you will going to find the solve. Please yes करके लिखो समझ आया कि नहीं आया, एक एक पॉइंट. कुछ भी नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, ये आपके सामने फिगर और ये आपके सामने मेथड है. ठीक है. आगे चलते हैं. Now, ladies and gentlemen, इसके बाद तो एक मिनट होल्ड रखेंगे. नहीं यार, आगे लगे हो काम में. तो कहाँ पर है? तू है? वो अभी 5:30 बजे तक लेक्चर है, उसके बाद देखते. हाँ भाई, फिगर देख लो, आप लोग देख लो. कोई प्रॉब्लम है तो पूछो देवानंद, प्रॉब्लम है तो पूछो, आराम से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप पूछो. टेंजेंट कैसे ले रहे हैं? हाँ, पहले तो जो पॉइंट ऑफ द कर्व है उसको टेंजेंट तो मानते हैं, इनिशियल टेंजेंट. सबसे पहले तो वो जो पॉइंट ऑफ द कर्व स्टार्टिंग है उधर से टेंजेंट लिया. फिर उसके बाद मैंने क्या करा, जितना भी मेरा वो जो चेन लेंथ था, शुरू तो मेरा इस पॉइंट से हो रहा है, लेट इट बी द पॉइंट ए, लेकिन कुछ पोर्शन बाहर रह जाता है, बचे हुए पोर्शन का मैं कोड खींच लेता हूँ. मतलब जितना भी पोर्शन मेरा कर्व पे आना है, पोर्शन का कोड खींचा एंड लेट इट बी द C1 लेंथ. ये C1 लेंथ जितना भी आया ना, उतना ही डिस्टेंस मैंने अपनी टेंजेंट पर लिया और एक पॉइंट लोकेट करा, दैट इज A'. वहां से मैंने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ऑफसेट खींचा अपने कर्व वाले पोर्शन पर, मतलब उस कोड लेंथ पर. कर्व तो मुझे पता ही नहीं है, बाद में पता लगेगा. उस कोड लेंथ पर मैंने अपना टोटल एक ऑफसेट खींच लिया. ठीक है. फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने जो मेरा पहले C1 था अभी उसको एक्सपेंड कर दिया आगे की तरफ, और जो भी ये पॉइंट जहां पर भी मेरा ये ऑफसेट बन रहा था, पहले ये कर्व जा रहा था C1, ऊपर से ऑफसेट आ रहा था, ये पॉइंट बन गया, मुझे पता है ये पॉइंट कर्व पे लाई करेगा. अब इसी पॉइंट से मैंने क्या करा, एक टेंजेंट खींच दिया, इसी पॉइंट से एक टेंजेंट खींच दिया, और वो टेंजेंट के बाद मेरे प्यारे दोस्तों मैंने दूसरी कॉर्ड खींची, C2 टेंजेंट और C1, तो Δ1 और Δ2 खींचा. सिमिलरली फिर जहां पर भी इंटरसेक्शन कर रहे हैं उसी पॉइंट से टेंजेंट खींच रहे हो. समझ आ गया आपको? आगे की तरफ चलते हैं. अब मेरे पास अगले जो मेथड्स आते हैं, दैट आर नोन टू बी एज द एंगुलर मेथड्स. एंगुलर मेथड में सबसे पहला मेरे पास आता है रेनकाइन मेथड. उसको भी क्लियर करते हैं. रेनकाइन मेथड की मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर. भाई देखो, इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो नहीं कराने वाला, क्योंकि वो कोर्स में ही नहीं है, मेंस के सिलेबस में नहीं है, प्री में आ नहीं सकता. तो अगर तुम्हें करना है तो मैं स्पेशल क्लास में करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत बेसिक है. रेनकाइन मेथड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, लिख लो. इट इज यूज्ड फॉर द लार्ज एरियाज. इट इज यूज्ड फॉर सर्कुलर कर्व. सर्कुलर कर्व को सेट आउट करने के लिए काम में आता है of large radius. Circular curve of large radius and larger length, ऐसा लिख लो. ज्यादा लंबा कर्व जब बनाना होता है तो हम रेनकाइन मेथड का यूज करते हैं. ठीक है. शब्दों पर ना गौर देना, अभी तुम्हें काम समझ में आ जाएगा. इनके क्वेश्चंस प्री में कैसे पूछ सकते हैं. अभी थोड़ी देर पहले कराया था पंकज, क्वेश्चन कराया था ना थोड़ी देर पहले. प्री में इसी टाइप के आते हैं कि डाटा गिवन होता है, एपेक्स डिस्टेंस कितना, डिग्री ऑफ कर्व कितना, लेंथ ऑफ कर्व कितना, इसी तरह का फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन आता है, नथिंग एल्स. ठीक है. आगे की बात को क्लियर करना है यहाँ से कि इसमें क्या करते हैं, आपको बोला गया कि लार्ज रेडियस और लार्ज लेंथ है, तो भाई एक चीज तो समझ में आती है कि जो एंगल ऑफ फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, सेंट्रल एंगल या फिर एंगल एट सेंटर जो होगा वो भी लार्ज होगा. एंगल एट सेंटर भी तो लार्ज होगा.
ऑब्वियसली होगा ना, जब सब कुछ ही लार्ज है तो एंगल भी लार्ज होगा। लार्ज एंगल के केस में हम लोग ये थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर नहीं लगा सकते कभी भी, ये छोटे एंगल के केस में लगता है। लार्ज एंगल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने डिग्री निकाली थी ना, लेंथ अपॉन पूरा थीटा इज इक्वल टू छोटा लेंथ अपॉन छोटा थीटा, वही चीज करके करते हैं। तो यही हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, वो चीज आप लोगों को ध्यान देनी है। ये करना क्या है वो चीज समझ लो। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, बात आती है यहाँ से कि सेम चीज, आपका ये सिंपल सर्कुलर कर्व है जो आपको बनाना है। दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से आप एक टेंजेंट खींच रहे हैं, जैसे यहाँ से आपने किसी पर्टिकुलर लेंथ की कॉर्ड खींची, लेट इट बी द पॉइंट ए, एंड यहाँ से भी वही, हम ऑफसेट नहीं खींच रहे, कोई ऑफसेट नहीं खींच रहे। क्यों? क्योंकि ये एंगुलर मेथड है। ऑफसेट में लीनियर मेथड आता है, लेंथ की बात आती है, इधर एंगल की बात है बस, ठीक है। सो आई एम सेइंग दैट कि यहाँ से आपने क्या करा प्यारे दोस्तों, यहाँ से आपने एक एंगल मेजर करा, लेट इट बी डेल्टा वन एंगल। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से सेम चीज, वही पूरी की पूरी चेन लेंथ आगे की तरफ एक्सपेंड करेंगे, लेट इट बी 2। बट अभी बात को समझना, चेन लेंथ करी, यहाँ से जो एंगल बनेगा ना अभी, वो एंगल आप लोगों का इसी पॉइंट से बनेगा। मतलब आप लोग एक ही पॉइंट से पूरे के पूरे अलग अलग पॉइंट्स का एंगल देख रहे हैं। ये आपका आ गया एंगल पॉइंट बी। सिमिलरली आप यहां से निकालेंगे, लेट इट बी द पॉइंट सी। गॉट इट? तुम्हें पता है प्यारे दोस्त कि जो पहले वाले पॉइंट होता है कोड, तो पहले वाला टेंजेंट और कोड के बीच का एंगल था डेल्टा वन, अगली कोड और अगली कोड के बीच का एंगल मैंने कहा डेल्टा टू। सिमिलरली जो सेकंड कोड और थर्ड कोड के बीच का एंगल है वो है डेल्टा थ्री। और एक चीज और क्लियर आई मुझे यहाँ से, if I'm going to drawing the triangle here, then how will I going to draw it? I can say that ladies and gentlemen, अगर मैं यहाँ से इसका एक वो बनाता हूँ, मतलब सिंपल सर्कुलर कर्व डायग्राम बनाता हूँ इस तरीके का, तो मुझे एक चीज तो पता लगती है कि यार वो सिंपल ये चीज मैं लिखूंगा और आप लोग मुझे ये बताएंगे समझ आई कि नहीं आई बस। दैट इज 2 डेल्टा 1, दैट इज 2 डेल्टा 2, दैट इज 2 डेल्टा 3। इतना समझ आया कि नहीं आया? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था, प्लीज रिप्लाई किया करिए आप लोग ना, फिर समझ नहीं आएगा मेरे को कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर मैं ऐसे ही चले जाऊंगा तो दिक्कत है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज क्लियर है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज और क्लियर करना, अगर मैं डिफ्लेक्शन एंगल की बात करता हूँ यहाँ से, आई नो दैट कि ये लेट दिस एंगल बी डेल्टा वन। अगर मैं पूरे के पूरे एंगल की बात करता हूँ, मैंने इसको और एक्सपेंड कर देना है, मैंने कहा यहाँ से अगर आप इसके पूरे के पूरे एंगल की बात करते हैं, तो ये सेकंड कॉर्ड से जो टेंजेंट तक का एंगल है, सेकंड कॉर्ड से जो टेंजेंट का एंगल है उसको मैंने कहा डेल्टा टू, और थर्ड कॉर्ड से जो टेंजेंट का एंगल है उसको मैंने कहा डेल्टा थ्री। एक चीज समझ में आई, डेल्टा वन इज इक्वल्स टू में डेल्टा वन, बट डेल्टा टू इज व्हाट? दैट इज डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। डेल्टा थ्री इज व्हाट? दैट इज इक्वल टू, I can write it as delta 1 plus delta 2 plus delta 3. You can write it as from the given figure. Now, ladies and gentlemen, can you write this term as delta 1 plus delta 2? Can you write this term as what is this? That is delta 1 plus delta 2 is equals to delta 2. Can you write this term as delta 2 plus delta 3? Are you getting the point what I mean to say here? Yes, you are getting it. Absolutely. Now I am saying that, ladies and gentlemen, how are you going to initiate here? Know that कि अभी मैं सिर्फ ना पहले ट्रायंगल को देखूंगा, मैं अपने लाल मार्कर से इसको खींचता हुआ निकल रहा हूँ, आप लोग इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। ये यहाँ से सिर्फ इस ट्रायंगल को मैं देख रहा हूँ, राइट इट एज कि मेरे पास डेल्टा वन की जो वैल्यू आ रही है, डेल्टा वन की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, डेल्टा वन इज इक्वल टू C1 upon 2R. Can I write it as? Please have a concentration. Can you say it to me? Yes, obviously delta 1 is equal to C1 upon 2R because the chord length is having C1 length, C2 length, C3 length. Correct? So I can write it as. अभी बात आती है यहाँ से कि similarly you can write it as delta 2 कितना आएगा? हाँ, similarly you can write it as delta 1 is equal to C1 upon 2R था, but लार्ज एंगल होने की वजह से थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, इसको ओरिजिनली एक्यूरेसी की तरफ लेकर चलता हूँ। इसके आगे आप लोग लिखिए दैट इज द अप्रॉक्स रिजल्ट, बट व्हेन यू आर गोइंग विद द एक्यूरेट रिजल्ट देन व्हाट यू हैव टू डू, लार्ज एंगल था, लार्ज एंगल होने के कारण आप लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 pi r upon 360 is equals to delta 1 upon
L1 upon delta, that is C1 upon delta 1. ये चीज समझ आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी बताएंगे। Obviously ना, C1 upon 2 delta 1, सॉरी, ये चीज समझ में आ चुकी है। चलो अब एक चीज और क्लियर करना, दैट इज फॉर द एक्यूरेट रिजल्ट, बट वी आर मूविंग विद अप्रोक्सीमेट रिजल्ट। हम एक्यूरेसी की तरफ नहीं जा रहे, हम अप्रोक्सीमेट निकाल रहे हैं, उसको समझ लेंगे तो चीजें क्लियर है। मैंने कहा कि दिस एंगल इज हैविंग द वैल्यू ऑफ रेडियंस, इफ आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द डिग्री टर्म, देन आई कैन राइट इट एज delta 1 is equal to C1 upon में 2r into में 180 upon pi। ये चीज तो क्लियर होनी चाहिए ना, दैट इज इन द डिग्री टर्म। व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, आई विल गेट इट एज व्हाट, कि मेरे पास ये डिग्री आया, और आई कैन राइट इट एज delta 1 is equals to में 18.8 C1 upon में r, व्हेन आई एम गोइंग टू सॉल्व इट ना, मिनट्स। मतलब ये फॉर्मूला बना आप लोगों का, जो कि आपके एग्जाम में कभी भी नहीं आने वाला, नो नीड टू लर्न, इसको याद मत करिएगा, याद मत करिएगा, लिख के ले लो, है ही नहीं कोर्स में तो क्यों आएगा, कभी नहीं आएगा। एई में भी नहीं आता, एई में आ जाता है, एई में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में नहीं आता। तो ये आया मेरे पास इस तरह का फॉर्मूला। सिमिलरली यू कैन राइट इट एज, अगर आप लोग डेल्टा एन लिखते हो, लास्ट वाला एंगल लिखते हो, तो Cn अपॉन में r इंटू में 1718.8 इंटू मिनट, मतलब ये सारा मिनट में डाटा चल रहा है। इस तरीके से डिफ्लेक्शन एंगल निकाले जा रहे हैं, और डिफ्लेक्शन एंगल निकालने के बाद लास्ट का डाटा मैंने आपको बताया ही था, del 1 अगले पेज पे लिखिए, del 1 is equal to what, del 1 is equal to C1 1718, ये लिखा, मैं यहां से ऐसा लिख दूं, del 2 लिख दो, del 2 is equals to में 1718.8 मिनट इंटू में C1 अपॉन r प्लस में C2 अपॉन r, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। सिमिलरली डेल्टा एन मैं लिखना चाहूँ अगर, तो हाउ कैन राइट इट एज 1718 C1 plus C2 and so on up to Cn upon r, कैन आई राइट इट एज। तो इस तरीके से सिर्फ एंगल की मेजरमेंट से मैं अलग अलग पॉइंट्स लोकेट कर सकता हूँ, और अलग अलग पॉइंट्स पर मैं अपना कर्व बना सकता हूँ। यस करके प्लीज लिखेंगे, समझ आया प्रैक्टिकली कैसे कर रहे हैं आप इसको। उसके बाद छोटे से मेथड रह गए हैं दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी लिख लो। अगला मेरा मेथड आता है, दैट इज नोन टू बी एज टू थियोडोलाइट मेथड। अगला मेरा मेथड आता है जिसको मैं नाम देता हूँ टू थियोडोलाइट मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट, पहला ही पॉइंट लिख लो, इट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड। अब तुम्हें समझ में आ चुका है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज द मोस्ट एक्यूरेट, इट इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड। इसको हम क्या नाम देते हैं, सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड है ये। Got it? तो आगे की मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब ये चीज समझ में आई, इसको करते कैसे है वो चीज क्लियर करना। इट इज बेस्ड ऑन द स्मॉल फेनोमेना। क्या है, जैसे एक सर्कुलर कर्व है, मैं बस एक प्रिंसिपल आपको समझाना चाहता हूँ, लिखवाना भी नहीं चाहूंगा, समझाऊंगा। इट इज बेस्ड ऑन वन फैक्ट दैट, कि आप लोगों का ये कर्व है, और यहां से आपने क्या करा, देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व, लेट इट बी द पॉइंट ए बी। आपने क्या करा कि एक पॉइंट पर आपने ये इस तरह का कोड खींचा, और ठीक इस पॉइंट से भी इस तरह का कोड लिया, एंड दैट इज योर लॉन्ग कॉर्ड, दैट इज योर लॉन्ग कॉर्ड, लेट इट बी द पॉइंट ए बी, बड़ा ए बी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव कंसंट्रेशन हियर दैट, कि जो भी आप लोगों का यहाँ पर एंगल आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कंसंट्रेट करिएगा। जो भी यहाँ पर आप लोगों का ये एंगल टेंजेंट के साथ बना रहा है, इसको मैंने कहा डेल्टा 1। अगर ये एंगल डेल्टा 1 है ना, तो आप लोगों का ये जो एंगल है ये भी डेल्टा 1 होगा। दैट इज बेस्ड ऑन द टू थियोडोलाइट मेथड। दोबारा सुनो, दो पॉइंट पर आप लोगों ने थियोडोलाइट सेटअप करे, लेट इट बी द पॉइंट ऑफ थियोडोलाइट 1, लेट इट बी द पॉइंट ऑफ थियोडोलाइट 2। आप लोग किस तरह से कोई एक पॉइंट को कर्व पे लोकेट करोगे? सर, टेंजेंट के रिस्पेक्ट में आपने कोई एक आर्बिटरी पॉइंट, मेरी बात तो समझना, आर्बिटरी पॉइंट आपने देखा, वो एंगल बना रहे डिफ्लेक्शन एंगल 1। बी से आपको बस, आप तो एक लाइन खींच रहे हो, लाइन पे कभी पॉइंट नहीं आता जब तक दूसरी लाइन उसको क्रॉस नहीं कर देती, जब तक पॉइंट नहीं मिलता। ये एक लाइन जा रही थी, लाइन आ गई, बी पर लगे थियोडोलाइट से आप लोगों का जो भी एंगल आ रहा था ना, अपने हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में उतना थियोडोलाइट घुमाया कर्व की डायरेक्शन में, जहां कर्व देना उस डायरेक्शन में, और उतने ही एंगल पर थियोडोलाइट को सेट करा। लाइन ऑफ साइट दोनों की जहां पर काटेगी वो एक पॉइंट मिल गया आपको कर्व पर। अब समझ में आ रहा है कितना इजी मेथड है?
और एक्यूरेसी है बहुत ज्यादा क्योंकि मशीन से चल रहा है सब कुछ। सिमिलरली मैं यहाँ पर कहूंगा कि अगर आपको बी की भाषा में इसको समझना है तो आप इसको ऐसे समझेंगे, जैसे मैंने कहा कि आप लोगों का टेंजेंट के साथ ये एंगल बन रहा है del2, तो भैया हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बनेगा del2। तो इस तरीके से आप बी पॉइंट भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली बहुत सारे पॉइंट निकाल सकते हैं, अपना थियोडोलाइट सेटअप कर सकते हैं। नोट करके लिख लो, छोटा सा पॉइंट था। क्या लिखना है नोट करके यहाँ पर कि दिस इज यूज ओनली फॉर द अंडुलेटिंग टेरेन, दिस इज यूज फॉर रफ टेरेन। बहुत ज्यादा जहां पर मेजरमेंट हो ही नहीं सकती, बड़ा ही रफ टेरेन है, मतलब रफ को ब्रैकेट में आप लिखेंगे अनडुलेटेड। अनडुलेटेड समझते हैं ना, प्लेन नहीं है, अनडुलेटिंग है। तो दिस इज यूज्ड फॉर द अनडुलेटिंग टेरेन, दैट इज इंपॉर्टेंट। गॉट इट? ये चीज आपको क्लियर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे की मेरी बात आती है यहाँ पर, वैसे तो क्लियर हो गया टैक्योमेट्रिक मेथड, रेनकाइन हो गया, ट्यूब थियोडोलाइट आ गया। टैक्योमेट्रिक मेथड इतना कोई कोर्स में नहीं है, तो देखी जाएगी अगर करवाना चाहो तो। चलो कर लो यार, या छोड़ो, टैक्योमेट्रिक मेथड के लिए पहले डाउट निकाल लेते हैं, टाइम बचा दो टैक्योमेट्रिक। लास्ट स्लाइड, यस लास्ट स्लाइड देख लीजिए आप आराम से। बोले यार चले के, चलो अभी टैक्योमेट्रिक मेथड की मैं बात करना चाहूँ, मैं लिखवा नहीं रहा कुछ भी, बस एक लाइन लिखवा रहा हूँ जो जेई के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं क्योंकि कोर्स में नहीं है, ठीक है। टैक्योमेट्रिक मेथड की मैं बात करना चाहूँ तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर यही लिख लो, इट इज सिमिलर टू द रेनकाइन मेथड, इट इज सिमिलर टू रेनकाइन मेथड। Instead of theodolites, we use tachymetry here. Instead of theodolites, we use tachymeter here. ठीक है, आगे की मैं बात करूं यहां से, यार 5 मिनट लगेगी, पढ़ लो, ठीक है, अच्छा लगेगा। बाई चांस क्वेश्चन आ गया ना, फंस जाएंगे, फिर अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को गिल्टी फील होगा कि यार मैंने पढ़ाया नहीं, इसलिए पढ़ लो, अच्छा रहेगा। रेनकाइन मेथड याद है ना, रेनकाइन मेथड ही है और कुछ नहीं है, बस छोटा सा कंसेप्ट। एक सिंपल सर्कुलर कर्व है, आप लोग क्या करते हैं, ये आपकी टेंजेंट है, अभी यहाँ पर थियोडोलाइट नहीं करते, यहाँ पर आप लोग टैक्योमीटर का यूज करते हैं और ठीक उसी तरह अपने पॉइंट ए पॉइंट बी को लोकेट करते हैं जैसे रेनकाइन में आप लोग कर रहे थे, ठीक है। दैट इज एबीसी। यहाँ पर आपको पता है दिस इज डिफ्लेक्शन एंगल 1, दिस इज डिफ्लेक्शन एंगल 2 एंड दिस इज डिफ्लेक्शन एंगल 3, सबको पता है। नाउ आई एम सेइंग दैट कि आप लोगों ने क्या करा, यहाँ से अपना ये कर्व को इस तरह से खींचा, और कर्व को इस तरह से खींचा ना, तो अभी क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट से, एक मिनट, ये पॉइंट से आप लोग इस तरह से अपने कर्व को बना रहे हैं। अब एक चीज को क्लियर करना है, यहाँ से टैक्योमीटर से एक ही पॉइंट से आप लोग नाप रहे हैं जैसे रेनकाइन में था। दिस एंगल इज कॉल्ड 2Δ1, ये पूरा एंगल आप लोगों का कहलाएगा 2Δ2 और ये पूरा एंगल आप लोगों का कहलाएगा 2Δ3। बराबर बात बोल रहा है। अब एक चीज और सुनना है यहाँ से, कैन यू राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर लेट इट बी द पॉइंट ओ, लेट इट बी पॉइंट ए बी सी, ठीक है, ए था। आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ओ ए का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से आप लिखेंगे प्यारे दोस्तों, आर इज द रेडियस ऑफ दिस, यू कैन राइट इट एज, आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई मीन टू से हियर, सॉरी डेल्टा है, डेल्टा 2 डेल्टा बाय 2 बोले तो डेल्टा 2r sin डेल्टा 1। सिमिलरली आप लिख सकते हैं OB इज इक्वल्स टू में 2r sin डेल्टा 2। सिमिलरली आप लिख सकते हैं OC इज इक्वल टू में 2r sin डेल्टा 3। सर आपको सारे के सारे ऑफसेट अपने टैक्योमीटर की मदद से इस तरह से मिल रहे हैं और आप टैक्योमीटर की मदद से अपने सारे के सारे ऑफसेट पॉइंट्स को लोकेट कर रहे हैं, बाद में ज्वाइन कर देंगे, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। ये टैक्योमेट्रिक मेथड है, नोट करके लिख लो। विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड आल्सो, विद हेल्प ऑफ दिस मेथड we can also find the distance. Why? We can also find horizontal distance. How? Sir, we are using the tachyometer now. And you know that when we are going to use the tachyometer, then horizontal distance can be found very easily.
सर एस प्लस में सी होता है ना, हाँ सबको पता है ना, लगा लो, सबको पता है ये चीजें, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस तरह से मैं अपना डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। ये आप लोगों का टेक्योमेट्री भी खत्म हो गया, यानी कर्व टोटल खत्म है। आने वाले 2 सेशन में थियोडोलाइट, प्लेन टेबल और फोटोग्रामेट्री करवा दूंगा, छोटे छोटे से, ठीक है। अभी डाउट्स की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, यश राजकुमार इंडियन उपस्थित है कि नहीं है? उपस्थित है कि नहीं है यश राजकुमार इंडियन? है। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, जल्दी सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, पढ़िए। एडवांस सर्विंग इंस्ट्रूमेंट, यार कोर्स में है एसएससी के, एसएससी के कोर्स में है वो। राजस्थान में है, कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? द मैग्नेटिक bearing of a line was recorded as N34E on an old survey plan dated August 15। हाँ वो मैं करा दूंगा, गारंटी। It is required to re-establish the direction on the site 1997 and 1970 isogonic chart show the declination 9° west for the area with annual change of 1 degree eastwards, ठीक है। reduced bearing in 1997 कितना होगा? Are you solving it? बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। कोई रिप्लाई तो करेगा यहाँ पर जल्दी से। N44E, एक आंसर बोलो भाई, ई की वी। और बच्चे भी प्लीज कमेंट करो, अच्छा क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी करो। सर आई एम सॉल्विंग इट, यू आर टेकिंग टू मच टाइम एंड आई डोंट हैव सच। आपको क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर कि 1947 में 1947 में N34E डाटा चल रहा था। अच्छा एक चीज आप लोगों ने देखी होगी क्वेश्चन के अंदर कि आप लोगों का टोटल जो डिक्लाइनेशन है 9 डिग्री वेस्ट था और एनुअल चेंज कितना जा रहा है? 1 डिग्री ईस्टवर्ड का। तो आप लोग एक चीज तो लिख सकते हो, 1997 और 1947 की बातें चल रही है यहाँ पर। नाउ यू कैन से दैट 1997 और 1947 की बात चल रही है, तो टोटल गैप कितना हुआ यहाँ पर? सॉरी 1970 में, 1970 और 1997 की बात चल रही है, 1970 और 1947 की बात चल रही है।
1970 से लेकर डिक्लाइनेशन जो है वो आप लोगों को 9 डिग्री वेस्ट शो कर रहा था 1970 में, और 47 में आप लोगों का डाटा था 1 डिग्री 1 साल में चेंज हो रहा था। तो टोटल कितने डिग्री चेंज हुआ आप लोगों का, जल्दी बताएंगे भाई। पंकज पाल ने करा तो है कुछ, देखते हैं आंसर क्या आएगा, मुझे नहीं पता। यहां से आएगा 23 डिग्री ईस्टवर्ड, सॉरी ईस्टवर्ड 1 मिनट, मिनट में जा रहा है 23 मिनट ईस्टवर्ड जा रहा है आप लोगों का टोटल डाटा। ठीक है, अब आपको एक चीज तो पता है यहां से कि डिक्लाइनेशन टोटल कितना हो जाएगा, डिक्लाइनेशन टोटल कितना हो जाएगा 1947 में, जल्दी बताएंगे यार, डिक्लाइनेशन कितना हो जाएगा टोटल, डिक्लाइनेशन कितना हो जाएगा आप लोगों का 1947 में, 1947 में डिक्लाइनेशन कितना था भाई। अभी कितना है, 9 डिग्री वेस्ट है, अभी कितना है 9 डिग्री वेस्ट है। आपको एक चीज तो पता है कि 1970 में 9 डिग्री वेस्ट है सर, बाद की सुई ईस्ट की तरफ चलती जा रही है, तो यानी पहले पहले 9 डिग्री 23 मिनट होगा कि नहीं होगा, 9 डिग्री 23 मिनट होगा कि नहीं होगा। इस 23 मिनट में से 23 मिनट ईस्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो जाके 9 डिग्री बच रहा है, पहले 9 डिग्री 23 मिनट था, इतना समझ आ चुका है। ठीक है, अब मेरी बात को क्लियर करना यहां से, जो भी मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि ओरिजिनली आप लोगों को जो ट्रू बियरिंग गिवन है वो कितनी है, M34E, ये क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है, ट्रू नहीं है ये मैग्नेटिक, सॉरी, ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रू बियरिंग, प्लीज मेरे को जल्दी बताएंगे आप लोगों की ट्रू बियरिंग कितनी हो जाएगी, आप लोगों की ट्रू बियरिंग कितनी हो जाएगी। अगर आपको उस टाइम की मैग्नेटिक बियरिंग दे रखी है 34, तो ट्रू बियरिंग कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ। अरे 34 में से 9 डिग्री 23 मिनट वेस्ट कर देता हूँ ना, माइनस कर देता हूँ, व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, कितना आएगा जल्दी बताना। 34 में से 9 डिग्री 23 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 24 37, 24 डिग्री 37 मिनट आपका आंसर आ रहा है ट्रू बियरिंग का, ट्रू बियरिंग का आंसर आ रहा है। अभी बात को समझना यहां से प्यारे दोस्तों, आप लोगों की ट्रू बियरिंग भी आ चुकी है, आपको निकालनी क्या है, आपको क्वेश्चन में निकालना है कि रिड्यूस बियरिंग ऑफ 1997 कितना होगा। हाँ, ट्रू बियरिंग आ चुका है आप लोगों का, डिक्लाइनेशन 1997 में कितना होगा ये बताओ, डिक्लाइनेशन 1997 में कितना होगा आपको पता है प्यारे दोस्तों, आप ईस्टवर्ड चलते जा रहे हो। 1970 में कितना था, 1970 में कितना था आप लोगों का, 9 डिग्री वेस्ट था। 1997 में कितना हो जाएगा सर, आप 27, पहली बात तो 27 मिनट आप ईस्टवर्ड जा रहे हो, माइनस कर दोगे ना, 9 डिग्री में से 27 मिनट ईस्टवर्ड माइनस कर दोगे ना, व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट कितना आएगा जल्दी बताना, जल्दी बताना। 9 डिग्री में से 27 मिनट माइनस करूंगा, क्यों, ये ईस्टवर्ड है ये वेस्टवर्ड है, जल्दी बता दो कितना आएगा। अरे 8 डिग्री और 23 आ जाएगा, 23 33, 8 डिग्री 33 मिनट आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। तुम्हें पता है यार, तुम्हें डिक्लाइनेशन पता है, तुम्हें ट्रू बियरिंग पता है, कैन यू फाइंड द मैग्नेटिक बियरिंग, क्या होगा ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग के बीच का रिलेशन, व्हेन इट इज वेस्टवर्ड देन आई विल से दैट इट विल बी गोइंग टू एड, तो 8 डिग्री 33 मिनट, सो ट्रू बियरिंग कितना आ रहा था आप लोगों का 24 33, 24 37 प्लस 8 डिग्री 33 मिनट, सॉल्व करूंगा कितना आएगा जल्दी बताना। यश राजकुमार इंडियन थम्स अप करेंगे, समझ आया कि नहीं आया, यश राजकुमार इंडियन थम्स अप करेंगे, समझ आया कि नहीं आया। क्वेश्चन बेहतरीन गेट का क्वेश्चन है, ये मुझे इसलिए याद है गेट का क्वेश्चन है क्योंकि जब तुम्हें मैं कंपास करा रहा था तो उस टाइम पे मैंने भी इसको सॉल्व करा था, उसी टाइम पे करा था, मैंने नहीं कराया था क्योंकि मुझे टफ लग रहा था तुम्हारे लेवल के अकॉर्डिंग। चलो यश आपका क्वेश्चन था, आप तो बोलो यार, यश आप बोलो, आपको समझ आया कि नहीं आया, यश है ही नहीं मेरे ख्याल में, अच्छा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी भेजा हुआ है कुछ, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, सॉल्व करेंगे जल्दी से। आप लोग कौन सी किताब से पढ़ रहे हो, इंजीनियर्स प्राइड, तुम लोग सॉल्व करो, इतने आंसर आ जाते हैं तो ठीक, नहीं मैं करा दूंगा, ठीक है जल्दी करो, करेंगे सब करेंगे।
कुलदीप पेड के स्टूडेंट है। प्लीज आंसर करेंगे ना जल्दी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ये लिखा हुआ है राजस्थान जेई में, मुझे नहीं पता इसमें आया है कि नहीं आया, लेकिन ये हमारा आईएएस का पुराना क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। ठीक है, कैलकुलेशन तो पता नहीं है। शुड आई सॉल्व इट? राजेश यश राजकुमार इंडियन का क्वेश्चन है ये। ओके, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ हैव अ कंसंट्रेशन हियर। आपको बोला क्या गया है, 2 पॉइंट है आपके पास, उनका रिड्यूस लेवल आपको गिवन है। बोले तो एक पॉइंट बड़ा, एक पॉइंट छोटा, छोटे वाला ये, बड़े वाला ये। और आपको पता है आपका कंटूर इंटरवल यूनिफॉर्म स्लोपिंग रखता है जनरली, अगर गिवन ना हो तो। अगर गिवन ना हो तो यूनिफॉर्म लेकर चलता हूँ। आपको कह रहा है द डिस्टेंस इन मीटर फ्रॉम पी एट विच 51 मीटर कंटूर कट्स द लाइन। बहुत इजी है यार। पी क्यू के बीच का डिस्टेंस 20 मीटर है। लेट दिस डिस्टेंस बी एक्स, लेट दिस डिस्टेंस बी एक्स। यू नो दैट दिस इज 49.6, this is 51.8. Can you say that here कि 49.6 upon में x is equals to 51.8 upon में 20 plus में x? Can you solve it for x? Yes, you can solve it for x. You can solve it for x. Or you can write it as, ladies and gentlemen, from this is I am saying that कि वो 51 मीटर वाला यहाँ से, मतलब आपको बोल रहे P से 51 मीटर निकालना है ना। हाँ, इधर से 51 मीटर डिस्टेंस टोटल ऐसे जा रहा है, और वहां का जो कंटूर जा रहा है वो इतना है। तो सर आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना, यू नो द वैल्यू ऑफ एक्स, नो द वैल्यू ऑफ एक्स, जो भी आ रहा है एक्स का वैल्यू आ रहा है। अब यहां से सॉल्व करके लगा दूंगा 51 प्लस में एक्स अपॉन में, लेट इट बी द वैल्यू ऑफ एच, इज इक्वल्स टू में 49.6 अपॉन में एक्स। कैन यू सॉल्व इट? यश राजकुमार इंडियन, कंसेप्ट आया कि नहीं आया वो सॉल्व कर लेना आप लोग। मेजर थिंग इज कंसेप्ट, आया कि नहीं आया। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों को। यार ये टेढ़ा कैसे हो रहा है। पहली बात तो ये जो है, ये आप लोगों का प्लेन टेबल सर्विंग का क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया नहीं है। दिशा देवानंद, प्लेन टेबल सर्विंग कल या परसों होगी तो ये क्वेश्चन दोबारा भेज देना, करवा दूंगा। प्लेन टेबल का क्वेश्चन है, ठीक है देवानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, इंटरसेक्शन मेथड प्लेन टेबल। देवानंद ये क्वेश्चन भी आपका प्लेन टेबल का है। मैं प्लेन टेबल पढ़ाऊंगा जब ही कराऊंगा, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो वो फिर भागने वाली और बच्चों को इधर उधर करने वाली बात हो जाएगी। समझने का प्रयास करना, ये क्वेश्चन भी आपका प्लेन टेबल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे, मैं जब पढ़ाऊंगा ना वो आप अपने आप कर लोगे, उसकी टेंशन नहीं होगी, ठीक है। चलो ये करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन आया एक, सॉल्व करेंगे। थोड़ा जूम कर देता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। आईईएस 2019 मेरे अकॉर्डिंग तो आसान पाएगा, आईईएस के क्वेश्चन आसान होते हैं।
कोई अंदाजा लगाओ यार, जल्दी से करो। Guys, ड्रॉ करो ना डायग्राम। Suppose this is a river. This is the river point A and point C. Point A and point C है। आपको कह रहे हैं यहाँ पर B is along this point. Suppose this is point B. Suppose this is point B. यहाँ से आपने point D ड्रॉ करा। यहाँ से आप थोड़ी सी दूरी पर गए। That is the point D which is at 50 meter from this point. तो bearing of A कहाँ गया? Measured perpendicular to AB from A. A survey line crosses the river. A and C being the near and the distant bank respectively. ठीक है. Starting at D, point 50 meter measured from this. I can see that. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो उधर से मैंने देखा और मुझे कह रहा है यहाँ पर कि bearing of the C and B are 320 and this. यहाँ से इस पॉइंट से मैं देख रहा हूँ तो B की बियरिंग मुझे गिवन है, C की बियरिंग मुझे गिवन है। उम्मीद मेरे प्यारे दोस्तों आपको सेशन बहुत अच्छा पसंद आया होगा। आपने जो भी मैंने कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करी वो अच्छा लगा होगा। आपने नोट्स भी प्रिपेयर किए होंगे। नोट्स के बिना कुछ नहीं है, ये बात याद रखना। नोट्स जितने ज्यादा अच्छे बनाओगे उतना ज्यादा एग्जाम की तरफ आप बढ़ते रहोगे और उतनी ज्यादा प्लानिंग के साथ अपनी तैयारी कर पाओगे। फैक्ट है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों नोट्स जरूर बनाना इन सेशंस में से जो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्लस इसी तरह के सेशन पाने के लिए मुझे अनअकैडमी पर आप लोग फॉलो करिए। अनअकैडमी पर मैं सर्च करना निखिल गोयल में आपको मिल जाऊंगा और वहां पर आप मुझसे प्लस कोर्स में भी जुड़ सकते हैं। मेरे प्लस कोर्स का कोड जो है वो है NG Live। इस कोड के थ्रू आप मुझसे वहां पर जुड़ सकते हैं। इट विल बी going to give you a small gift of 10% instant discount on the overall cost, जिससे आप अपने लिए कुछ खरीद लेना, ठीक है। मेरे दोस्तों जय हिंद। आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ इस सेशन में बनने के लिए, इसी तरह के सेशन पाने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, माँ बाप की सेवा करते रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो, देश का नाम, अपना नाम और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहो। जय हिंद, जय भारत, बाय।